अध्याय 1 पुनरुत्थान। इस अध्याय में चित्र हैं। यदि आप अध्याय की सामग्री नहीं देख पा रहे हैं तो कृपया पढ़ने के लिए अपने ब्राउज़र के चित्र प्रदर्शन मोड को सक्षम करें। संपादन। फोन मत करो। तान खा डर के मारे चिल्लाया, बिस्तर से उठ बैठा। उसकी पीठ ठंडे पसीने से ढंकी हुई थी। उसकी आंखों के सामने की लपटें अभी भी उसकी रेटिना को जला रही थी। उसकी आंखें अभी भी दर्द से लाल हो रही थी। जब खिड़की के बाहर सिकाड़ा की तेज आवाज धीरे धीरे उसके कानों में पहुंची, तभी तनखा का तनावग्रस्त शरीर धीरे धीरे शिथिल हुआ। पता चला अभी भी मरा नहीं है। मेरी आंखें थोड़ी लाल थीं, शायद इसलिए क्योंकि मैं खिड़की से आने वाली तेज रोशनी में बहुत देर तक सोता रहा था और अभी तक उसमें ढल नहीं पाया था। तनखा बस आराम करना चाहता था, लेकिन अचानक वह अकड़ गया। सिकाड़ा की आवाज। लेकिन उसे अच्छी तरह याद है कि आग के जलने से पहले जिस विला में उस आदमी ने उसे बंद किया था, उसके बाहर सर्दियों के ठंडे दिन में बर्फबारी हो रही थी। तो फिर वह सिकाड़ा की आवाज कैसे सुन सकती है? इसके अलावा जिस बिस्तर पर वह सो रही थी, उसके ऊपर उसके सामने एक सिंगल बेडरूम भी था जो पहली नजर में इतना बड़ा नहीं लग रहा था। यह स्पष्ट रूप से वह कमरा था जिसे वह अपने दत्तक माता पिता और बड़ी बहन किनयान के साथ साझा करती थी जब वह हाई स्कूल में थी। क्या यह हो सकता है? किनके को अचानक कुछ सूझा और उसकी बादाम के आकार की आंखों की पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं। इसके बाद उसने इसे नजरअंदाज किया और अपने शरीर को ढकने वाले पतले कंबल को उठा लिया। उसके दोनों पैर जेड़ की तरह सफेद थे। उसकी पिंडलियों की सुडौल हड्डियां और मांस उसकी आंखों के सामने उजागर हो गए। वहां कोई बदसूरत टेढ़े मेढ़े निशान नहीं थे और खोपड़ी को सुन्न कर देने वाली अधूरी टूटी हड्डियां तो और भी कम दिखाई देती थीं। उसकी आंखों के सामने दो पतले मुलायम पैर निर्दोष सुंदर जेड़ की तरह थे। नाजुक वक्र अभी भी सुंदर टखनों तक फैले हुए थे, आकाश की तरह सुंदर। यह उसके शरीर का वह हिस्सा था जिसके प्रति हुओ झोंगलोऊ सबसे अधिक जुनूनी था। दुर्घटना के बाद जिसने उसे विकलांग बना दिया, यह उसे पागल कर देता था। अनगिनत काली रातें भी थी जब खिड़की से केवल चांदनी चमकती थी। वह रोती थी जब वह उसे बिस्तर पर दबाता था, उस निशान को पागलों की तरह चूमता था, मानो उसकी आंखों के सामने सब कुछ असली हो। तो यह कहना नहीं है। दिन रात वह अतीत में लौटने के बारे में कल्पना करती थी और अंततः यह हुआ। और 10वीं कक्षा की शुरुआत से पहले कोई आपदा नहीं हुई, भले ही उसकी बहन अपनी शादी से भाग गई हो और वो झोंगलों द्वारा उसके दत्तक माता पिता द्वारा उसे धोखे से बिस्तर पर ले जाया गया हो, और भले ही किनयान की बहन ने उसे नुकसान पहुंचाया हो और उसके दोनों पैरों को विकलांग बनाकर छोड़ दिया हो, जिसे केवल उस आदमी द्वारा उसके विला में बंद कर दिया जा सकता था। तनखा इतना खुश हुआ कि वह लगभग रो पड़ा। पूरे परिचित किंतु अपरिचित कमरे में कुछ मिनट तक खोजबीन करने के बाद तनखा को अंततः अपना सेल फोन मिल गया। जब उसने कैलेंडर खोला तो उसकी उंगलियां हल्की सी कांप उठीं। तारीख साफ साफ देखकर तनखा ने धीरे से अपना हाथ छोड़ा। सेल फोन फर्श पर बिछे बकरी के बालों के कालीन पर गिर गया। उसने उसे नहीं उठाया, बल्कि अपने हाथों से अपना चेहरा ढक लिया। आंसू चुपचाप उसकी नुकीली ठुड्डी से नीचे बह रहे थे। वह उस भीषण आग में मर गई, लेकिन वह 10 साल पहले वाली स्थिति में लौट गई। वह अब 10वीं कक्षा में होगी, जो सबसे खूबसूरत उम्र है। वह अपने दत्तक माता पिता से फिर कभी धोखा नहीं खाएगी और उस साफ दिल बड़ी बहन पर फिर से भरोसा नहीं करेगी। वह अपनी सारी चीजें वापस लेना चाहती है और अपने जीवन को महत्व देती है। अभी तो समय है।
जब बेडरूम के दरवाजे पर दस्तक हुई तो तनखा खिड़की के सामने डेस्क के पीछे बैठे थे और अपनी नोटबुक पर कोई स्केच बना रहे थे। जैसे ही उसने आवाज सुनी, उसने सावधानी से अपनी नोटबुक को हाथ से ढक लिया और अपना सिर घुमा लिया। शयन कक्ष का दरवाजा खुला, जिसमें पालक मां अन त्रुएन फोंग का चेहरा दिखाई दिया। तनखा ने अपने दांत पीस लिए और अपने आप को एक हानिरहित, सौम्य मुस्कान दिखाने के लिए मजबूर किया। उस वर्ष में भी वैसा ही था। माँ, त्यूखा, ज्यादा कोशिश मत करो, रात के खाने के लिए नीचे आओ, ठीक है? हाँ, मैं अभी नीचे आता हूँ। आन त्रुएन फोंग ने दरवाजा बंद किया और चला गया। जाहिर है, उसने तनखा की अस्वाभाविकता पर ध्यान नहीं दिया। वास्तव में, उसे यह दिखाने की जरूरत नहीं थी कि उसे इस गोद लिए गए बच्चे की परवाह है। उस वर्ष, तानखा ने सोचा कि वे वास्तव में उसके साथ अच्छा व्यवहार कर रहे थे, लेकिन अब, फिर से जीवित होकर, तानखा बेहद स्पष्ट थी। एंत्रुएन फोंग और तान हान नगी ने उसे गोद लिया और उसके साथ अच्छा व्यवहार करने की कोशिश की। यह केवल इसलिए था क्योंकि जब उन्होंने उसका पालन पोषण किया तो उन्हें विरासत की याद आई। एक बार जब वे उसे अपने हाथ में ले लेंगे, तो अपने पिछले जीवन की तरह, वे बिना किसी हिचकिचाहट के उस पर से अपना बोझ उतार फेंकेंगे। पिछले जन्म में उन्होंने जो कुछ किया था, उसके कारण तनखा को ऐसा महसूस हुआ कि वह एक क्षण के लिए भी इस कमरे से बाहर नहीं जा सकता। लेकिन बाद में वसीयत के अस्तित्व के बारे में जानने के बारे में सोचते हुए, अवसर अभी तक नहीं आया था। उसे यह काम धीरे धीरे करना था। तानखा ने अपने होंठ काटे और पीछे मुड़ गई। उसने अपने हाथ से जो नोटबुक ढंकी थी, वह सामने आ गई। नोटबुक पर कालानुक्रमिक क्रम में वे चीजें लिखी थी जो तनखा को याद थी, या जो वह अभी भी अपने पिछले जीवन से याद करने की कोशिश कर रही थी। ये ऐसे निर्णय थे जिन पर उन्हें कई वर्षों बाद गहरा अफसोस हुआ। मैं एक ही गलती दोबारा नहीं दोहराऊंगा। मेज पर रखे आईने में अब भी वही सुंदर चेहरे वाली लड़की थी, किंतु उन सुंदर आंखों में, जो पहले मासूम और हानिरहित थीं, एक क्षण में केवल दृढ़ संकल्प ही शेष रह गया। तनखा ने रबड़ ली और नोटबुक पर लगे सभी हल्के पेंसिल के निशान मिटा दिए। ऊपर तक केवल एक ही वाक्य बचा था, हाई स्कूल की शुभकामनाएं। जैसे कुछ याद आ गया हो, तनखा की आंखों में नफरत उभर आई। उसने रबड़ को मुट्ठी में कस लिया और बल लगाकर चारों शब्द मिटा दिए। तनखा संकरी लकड़ी की सीढ़ियों से नीचे चला गया। उनकी स्मृति में अभी भी इस घर की छाप है, लेकिन यह गहराई से अंकित नहीं है। मुझे सिर्फ इतना याद है कि पिछले जन्म में मैंने 2 मंजिला घर बनवाया था। घर के अंदर की जगह इतनी बड़ी नहीं थी। पहली मंजिल सिर्फ कुछ दर्जन वर्ग मीटर की थी। नीचे डाइनिंग रूम और किचन एक ही कमरे में थे, जो बेहद तंग लग रहा था। इस समय 3 लोगों का परिवार, तान येन, उस छोटे से भोजन कक्ष में खाना खा रहा था। तनखा को नीचे आते देख, तन येन, जो कि कुछ सोच में डूबी हुई थी, कि अचानक आंखें चमक उठीं। उसने जल्दी से अपनी चॉपस्टिक नीचे रखी और चल पड़ी। उसने आगे बढ़कर तनखा का हाथ पकड़ लिया, उसकी ओर देखा और फिर उसे बाहर खींच लिया। पीछे से अन त्रुएन फोंग की आवाज आई, जो भौहें सिकोड़ते हुए कह रही थी, येन येन, तुम जल्दी से खाना क्यों नहीं खा लेते? तुम अपनी छोटी बहन को कहाँ घसीट रहे हो? हमें कुछ काम है, हम जल्दी ही वापस आ जाएंगे। तान येन ने अधीर होकर जवाब दिया और तानखा को दरवाजे से बाहर खींच लिया। उसने यह भी नहीं देखा कि उसके पीछे, उसकी पिछली मासूम और हानिरहित उपस्थिति के विपरीत, लड़की उसकी पीठ को देखने के लिए एक ठंडी नजर का उपयोग कर रही थी। तनखा कभी नहीं भूलेगी कि अपने पिछले जीवन में भागने के बाद तन येन उदास और पछतावे में थी।
वह खुद से खाना खाती थी, लेकिन हो झोंग लो के उसके प्रति पक्षपात से ईर्ष्या करती थी और बेरहमी से उसे आने वाली कार की ओर धकेल देती थी। वह भूल नहीं सकती, जब वह कार उसकी जांघ के ऊपर से गुजरी थी, उसका दिल मौत की तरह तड़प रहा था। डूथू डूकाऊ, मुझे इसकी जरूरत है, मैं इसे ले लूंगी। यह भी उस कार दुर्घटना के बाद ही था कि उसे एहसास हुआ। शुरू से ही तान येन का दिल सांप की तरह था, केवल वह भोली और मूर्ख थी, भेड़ियों को रिश्तेदार मानती थी। लेकिन इस समय तनखा को निश्चित रूप से पता था कि तन येन इतना चिंतित क्यों था। हाई स्कूल में प्रवेश के लिए पंजीकरण का आज अंतिम दिन है। अपने पिछले जीवन में इसी दिन तान येन ने तान खा को, जो मूल रूप से किएन डुक मिडिल स्कूल से सीधे हाई स्कूल में गई थी, कला स्कूल में जाने के लिए राजी कर लिया था। वियतनाम में ग्रेड 2 और ग्रेड 3 के समान पिछले जीवन में कुछ साल बाद जब उसने स्पष्ट रूप से तन येन का असली चेहरा देखा, तब तक तन खा को अभी भी समझ नहीं आया कि ऐसा करने में तन येन का उद्देश्य क्या था। बाद में एक हाई स्कूल के पुनर्मिलन समारोह में उसे अंततः किसी के मजाक से सच्चाई का पता चला, सिर्फ इसलिए क्योंकि हाई स्कूल में प्रवेश करने से पहले कियांदे हाई स्कूल से अचानक एक अफवाह फैल गई थी। हाई स्कूल के बदमाश हो जून की बात करें तो उसे टैन खा नाम की एक मिडिल स्कूल की लड़की पसंद है, और तान येन हो तुआन के वफादार प्रशंसकों में से एक है। तियो खा, तुम इस मामले के बारे में क्या सोचती हो? अंततः उसे दरवाजे से बाहर खींचते हुए तान येन पूछने के लिए इंतजार नहीं कर सका। तन खा ने अपना सिर नीचे कर लिया, थोड़ा झिझकते हुए। पतली और नाजुक गर्दन का सुंदर वक्र प्रकट हो गया था, मानो उसे एक हाथ से तोड़ा जा सकता हो। सफेद मुलायम, अत्यंत चिकना। तान येन की आंखों में ईर्ष्या की एक चमक दौड़ गई। वह स्पष्ट रूप से जानती थी, यह गर्दन जो अत्यंत सुंदर थी, उसकी पाली पोसी छोटी बहन का शुद्ध और प्यारा चेहरा स्कूल के कई पुरुष छात्रों को उससे अपनी आंखें हटाने में असमर्थ कर देता था। वह निश्चित रूप से तान खा को हो तुआन की नजरों में नहीं आने दे सकती। टैन येन ने चुपके से अपने दांत पीस लिए, उसके चेहरे पर एक मजबूरी भरी मुस्कान थी, और उसने सलाह देना जारी रखा, जियो के, मेरी बात सुनो, जो तुम्हें पसंद है वही करना सबसे महत्वपूर्ण बात है। इसके अलावा तुम्हारे पास नृत्य के लिए प्रतिभा है। अगर तुम कला विद्यालय नहीं जाते हो तो यह वास्तव में अफसोस की बात होगी। तान येन ने तान खा के हाव भाव देखे। जैसे ही वह बोलना जारी रखने वाली थी, उसने देखा कि उसके सामने खड़ी लड़की ने अचानक अपना सिर उठाया। अभी भी वही मुस्कुराता हुआ चेहरा, सरल और मासूम। मैंने इस पर विचार कर लिया है, अब मैं तुरंत स्कूल जाकर शिक्षक से अपनी इच्छा बदलवाऊंगा। सचमुच? तान येन आश्चर्यचकित थी और खुद को आश्चर्यचकित होने से नहीं रोक सकी। फिर उसे एहसास हुआ कि वह थोड़ी असभ्य थी। उसने जल्दी से अपनी बात छुपाई, तान खा का हाथ खींचा और मुस्कुराई। मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। बस मुझे लगता है कि देर हो रही है। अगर तुम अपनी इच्छा बदलना चाहते हो तो उसे आज रात 8 बजे से पहले बदलना होगा। हाँ। तान खा ने बिना किसी निशान के अपना हाथ तान येन के हाथ से खींच लिया। उसने अपनी आंखें नीची कर ली और मुस्कुरा दी। मैं अब जा रहा हूँ। मैं रात के खाने के लिए वापस आऊंगा, चिंता मत करो। क्या तुम्हें मेरे साथ चलने की जरूरत है? कोई जरूरत नहीं, मैं अकेले जा सकता हूँ। फिर मैं जल्दी जाता हूँ और जल्दी वापस आता हूँ। हाँ। मुड़कर आंगन में लगे लोहे के गेट की ओर चलते हुए तन खा के चेहरे की मुस्कान ठंडी पड़ गई। हल्के अंधेरे आसमान के नीचे लड़की ने गहरी सांस ली। वह टैन येन के साथ अपने शब्दों को बर्बाद करने के लिए बहुत आलसी थी।
इसलिए उसने बस मूर्ख बनने का नाटक किया और स्कूल में घूमने लगी। संयोग से उसकी मुलाकात उस पुराने स्कूल से हुई जिससे वह 10 साल से दूर थी। वह था किएन डुक हाई स्कूल। अपनी इच्छाएं बदलने के लिए समय का इंतजार करते हुए तनखा स्कूल के प्रांगण में इधर-उधर भटकता रहा। किएन डुक हाई स्कूल किएन थान का सबसे प्रसिद्ध निजी हाई स्कूल है। एक और तो यह प्रसिद्ध है क्योंकि उत्तीर्णता दर के मामले में यह सामान्य हाई स्कूलों से अलग है। दूसरी ओर इसलिए भी कि यहाँ अमीर बच्चे इकट्ठा होते हैं। किएन थान के अंदर और बाहर विशेष रूप से अमीर युवा स्वामी और युवा महिलाओं को किएन डुक हाई स्कूल में भेजा जाता था, जिसके कारण अगली कक्षा में उत्तीर्ण होने की दर सोने की परत चढ़ी हुई थी। स्कूल में ऐसे छात्रों की संख्या बहुत कम है, लेकिन उन्हें सामान्य छात्रों से कहीं ज्यादा सुविधाएं मिलती हैं। वे लड़ाई झगड़ा करने, संबंध बनाने, बार में जाने के लिए स्कूल से भाग जाते हैं और बहुत अनुशासनहीन होते हैं। सब कुछ वैसा ही है, सिवाय एक व्यक्ति के जो विद्यार्थी जैसा नहीं है। उन लोगों में सबसे उत्कृष्ट और अधर्मी व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि हुओ जुन था। वो थिएन आकाश को ढक्कन मानता है, अंदर से वह सबसे पागल, सबसे सन की खिलाड़ी है, और वह भी जो सबसे अलग तरीके से व्यवहार करता है। उसका चेहरा बहुत सुंदर है। कभी कभी वह लापरवाही से मुस्कुराता है या गुस्से में गालियां देता है। पियानो बजाने के लिए पतले हाथों का उपयोग करेगा। लोगों को बेरहमी से पीटने के लिए भी उन्हीं हाथों का उपयोग करेगा। सामान्य विज्ञान विषय में पूरे अंक पाकर अन्य लोगों को आश्चर्यचकित कर सकता है तथा पूरे विद्यालय की उल्टी गिनती में दूसरे स्थान से वापस आकर दृढ़तापूर्वक प्रथम स्थान पर आ सकता है। तुम पागल हो, मनमाना हर समय बुरे काम करते रहो। तनखा के लिए ऐसा व्यक्ति एक ही दुनिया में दो अलग अलग व्यक्ति थे, जो लगभग कभी एक ही समय में प्रकट नहीं होते थे। तो अब तक वह अभी भी यह नहीं समझ पाई है, यहाँ तक कि उसके पिछले जीवन में भी किसने अफवाह फैलाई कि हुओ जून उसे पसंद करता है। अगर तान खा को सही याद है तो पहली बार उसकी मुलाकात हुआक तुआन से कुछ दिन पहले इसी समय हुई थी। शाम हो चुकी थी, आसमान में अंधेरा छा गया था। घर लौटते समय किएन डुक हाई स्कूल के पिछले गेट की गली से गुजरते हुए तनखा ने अंधेरे से आती हुई कराहें, हांफने की आवाजें और हवा में घुली गालियां सुनी। तनखा ने सहजता से ऊपर देखा। अंधेरे में एक व्यक्ति बहुत चमकदार सफेद शर्ट पहने हुए था, जो केवल धूल से ढका हुआ था। कॉलर पर घाव से अभी भी खून बह रहा था। 2 या 3 बूंदें गिर गईं, जैसे कि बर्फ में स्वतंत्र रूप से खिलने वाला एक बेर का फूल। होंग माई, इसे लाल बेर के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन मुझे लगता है कि होंग माई का उपयोग करना बेहतर है। उस समय एक युवक का पतला शरीर एक व्यक्ति के सिर को पकड़ रहा था, जो एक हाथ से जमीन पर आधा घुटने टेक रहा था। 5 उंगलियां फैली हुई थी। उसके हाथ की नीली नसें उभरी हुई थी। उसने उस आदमी का सिर पकड़ लिया, उसे जोर से दीवार पर पटक दिया, फिर खतरे से बचने के लिए सिर के पीछे झुक गया, अपने पैरों को मोड़ लिया और बेरहमी से लात मारने के लिए झुक गया। इस पीड़ा भरी चीखों में 2 और लोगों की चीखें शामिल हो गईं। कई लोगों के साथ आमने सामने की लड़ाई में उसका चेहरा पूरी तरह से भावहीन था। खून देखकर भी उसकी भौहें नहीं तनी। उस समय तान खा इतना डर गया कि उसे चक्कर आने लगा। अपनी किताबों को सीने से लगाए वह तब तक वहीं स्थिर खड़ी रही जब तक भीषण युद्ध समाप्त नहीं हो गया। उदासीन दिखने वाला किशोर स्ट्रीट लाइट के नीचे पीछे की ओर चलकर उसके पास आया। गली से बाहर आकर वह रुका, धीरे से झुका और ऊपर देखा। लगभग 2 या 3 सेकंड तनखा ने उसके मुंह का कोना थोड़ा मुड़ा हुआ देखा। वह मुस्कुराहट कोमल और हल्की थी। रोशनी में स्याही काली आंखें बर्फ और हिम की तरह एक क्रूर चमक प्रकट कर रही थी। उसने अपना हाथ उठाया,
तर्जनी अंगुली को होठों पर रखा। स्याही जैसी काली आंखें उसकी ओर देख रही थी। सीटी। अच्छी लड़की। स्वर तिरस्कारपूर्ण और विचारपूर्ण था, मानो कोई गहरी चिंता छिपा रहा हो। फिर वह व्यक्ति मुड़कर चला गया। किंग कुंग। अचानक स्कूल के प्रांगण में बजती घड़ी की आवाज ने अचानक तनख्वाह की चेतना को वापस खींच लिया। वह भौंचक्की रह गई और फिर अपने आप पर काबू पा लिया। उसकी याददाश्त में वह पहली बार था जब वह और हुओ जून मिले थे। कुछ समय बाद उसने अपनी इच्छा बदल दी और किएन थान 8 हाई स्कूल में दाखिला ले लिया और उस व्यक्ति को फिर कभी नहीं देखा। बाद में वह स्कूल की व्यवस्था के अनुसार एक फिल्म क्रू में एक्स्ट्रा के तौर पर काम करने चली गई। नतीजतन फिल्मांकन के दौरान एक प्रॉप अचानक फट गया। अगर वो जून अचानक प्रकट नहीं हुई होती तो अपने पिछले जीवन में वह एक अतिरिक्त के रूप में काम करते हुए बहुत पहले ही मर गई होती। दुर्भाग्य से अस्पताल में तान खा के होश में आने के बाद हुओ तुआन कहीं नहीं दिखी। अपने पिछले जन्म में मरने से पहले वह उस व्यक्ति से मिलकर भी उसे धन्यवाद नहीं कह सकी थी। किनके का मूड जटिल था क्योंकि वह धीरे धीरे चल रही थी। फिर उसने संदेह में अपना सिर झुका लिया, उसे लगा जैसे वह कुछ भूल गई थी। ज्योके, तुम स्कूल में क्यों हो? अचानक एक आवाज किनके के कानों में पड़ी। उसने अपना सिर ऊपर उठाया और एक ऐसे चेहरे की तरफ देखा जो अजीब और जाना पहचाना दोनों था। उसे थोड़ा बहुत याद था कि वह जूनियर हाई स्कूल का सहपाठी था, लेकिन उसका नाम याद नहीं आ रहा था। सौभाग्य से महिला छात्रा ने उसकी उलझन को नहीं देखा। उसने बस उत्साह से किनके का हाथ खींच लिया। क्या आपने सुना? आज रात हुओ जून के नाम पर स्कूल में हेल बार में एक विशेष प्रदर्शन होगा। सभी कियांडे छात्र आ सकते हैं। सभी फलों की शराब मुफ्त है और मैंने सुना है कि हुओ जून पियानो बजाएगा। सॉन्ग लीली, चलो जल्दी चलते हैं। अगर हमें देर हो गई तो हम देर हो जाएंगे। यहाँ आओ ज्योके, तुम भी आओ। जबकि किनके अभी भी चौंका था, महिला छात्रा को उसके दोस्त ने खींच लिया और उसके पीछे भागा। और तनख्वाह की यादों में एक पुरानी कहानी जो कई सालों से दबी हुई थी, धीरे धीरे उभर आई। हेल बार। स्कूल में विशेष प्रदर्शन। किनके की पुतलियां अचानक सिकुड़ गई। उसकी याददाश्त में वह पिछले जन्म में नहीं गई थी। और उस रात हुओ जुन ने नशीली शराब पी ली। रात में बार के पीछे वाली गली में स्कूल के बाहर से आए 10 से ज्यादा पुरुष छात्रों ने उस पर हमला कर दिया जो उससे दुश्मनी रखते थे। उन्होंने उसे पीटा और उसकी 3 पसलियां तोड़ दी, जिसकी वजह से उसे आधे साल तक अस्पताल में भर्ती रहना पड़ा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन लोगों की 10 उंगलियां भी टूट गईं। तब से वे सबसे सुंदर पियानो ध्वनि नहीं बजा सकते थे। उन सभी बातों का जिक्र बाद में तान येन ने बड़ी दया के साथ किया। तनख्वाह की आंखें हल्की सी हिली। वह कुछ कदम आगे चलती रही। अचानक उसकी आंखों के सामने उस व्यक्ति के पिछले जीवन के सुंदर किंतु भयंकर चेहरे की छवि घूम गई जब वह फिल्म क्रू के मेकअप रूम में पहुंचा और उसका नाम पुकारा। तनख्वाह के कदम अचानक रुक गए। 2 सेकंड तक झिझकते हुए खड़ी लड़की ने पलटकर देखा। जिस दिशा में छात्राएं अभी अभी गई थी, तनख्वाह ने तेजी से उनका पीछा किया। अध्याय 2, हुओ जून को बचाना 1। इस अध्याय में चित्र हैं। यदि आप अध्याय की सामग्री नहीं देख पा रहे हैं तो कृपया पढ़ने के लिए अपने ब्राउज़र के छवि प्रदर्शन मोड को सक्षम करें। संपादन। फोन धीरे धीरे अंधेरा होते आकाश के नीचे किनके को अंततः किएन डुक हाई स्कूल के पीछे सड़क के अंत में हेल बार का साइन बोर्ड मिल गया। वह जाने ही वाली थी कि उसने देखा कि विपरीत मोड़ पर 3-4 छात्राएं
इस सड़क की ओर आ रही थी। यह स्पष्ट रूप से देखकर कि आगे वाला व्यक्ति तान येन था। तान खा की निगाहें रुक गईं और वह साइन के पीछे छिपने के लिए झुक गया। आखिरकार मिल ही गया। क्या यही है वो जगह? हाँ, बिल्कुल। पिछली बार जब मैं आया था तो बाहर के सुरक्षा गार्ड ने मुझे अंदर नहीं आने दिया था, लेकिन इस बार गेट पर कोई पहरा भी नहीं दे रहा है। तो चलो जल्दी से चलते हैं। उन्होंने कहा कि हो जून आ गया है। येन येन, तुम आज रात बहुत सुंदर लग रही हो जून निश्चित रूप से तुम्हें नोटिस करेगा। यह सही है, मैं वास्तव में आपकी प्रशंसा करता हूँ, तान येन। काश मैं भी आपकी तरह सुंदर होता तो यह बहुत अच्छा होता। यह सही है, येन येन। तान खा का पक्ष कैसा है? क्या तुमने उसे अभी तक मना लिया है? अपना नाम सुनकर तान खा की आंखें थोड़ी हिल गईं। तभी उसने किन यान की जानी पहचानी आवाज सुनी, जिसमें व्यंग्य की झलक थी। उसे मुझे बस कुछ शब्द कहने की जरूरत थी ताकि मैं उसे अपनी इच्छाएं बदलने के लिए मना सकूं। चिंता मत करो, जब स्कूल शुरू होगा तो वह स्कूल में आंखों में खटकेगा नहीं। तो ऐसा लगता है कि स्कूल में कोई भी हो जून को आपसे दूर नहीं ले जा सकता। लड़कियों की आवाजें दरवाजे के पीछे गायब हो गईं। धैर्यपूर्वक 1 मिनट और इंतजार करने के बाद तन खा धीरे धीरे साइनबोर्ड के पीछे से बाहर चला गया। साइनबोर्ड की रंगीन रोशनी में लड़की के सुंदर सफेद अंडाकार चेहरे पर उसकी गहरी काली पुतलियां धीरे धीरे धंसने लगी। वह कुछ सेकंड के लिए रुकी, फिर मुड़कर नरक में चली गई। 2 मिनट बाद तान खा खेल रहे छात्रों के बीच खड़ी थी। उसकी खूबसूरत पलकें सिकुड़ी हुई थी और उसने एक आह भरी। यह आह जल्दी ही शोरगुल में डूब गई। सामने बैठी एक सहपाठी को ऐसा लग रहा था कि लाइट स्विच चालू हो गई है। तनखा ने एक तरफ मुंह फेरा और आखिरकार एक शांत जगह पर जाकर छिप गई। उसने अपनी आंखें खोलीं, अपने आस-पास का निरीक्षण किया। उसकी भौहें और अधिक सिकुड़ गईं। तनखा को हल्की रतौंधी की समस्या है। अंधेरे में अनुकूलन नहीं कर सकते, विशेष रूप से इस तरह के आधे मंद प्रकाश के तहत। अपने सिर के ऊपर चमकती रंगीन रोशनियों के अलावा जिससे उसे चक्कर आ रहा था, वह इस बार में 1 मीटर के दायरे में किसी भी व्यक्ति या वस्तु को मुश्किल से देख पा रही थी। यहाँ तक कि कहने के लिए मुंह खोलने पर भी मैं अपनी आवाज नहीं सुन सका। तो फिर हम हो जून को कैसे ढूंढ सकते हैं? तनखा चिंतित हो गया। अचानक उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसने किसी ऐसी चीज पर पैर रख दिया है जो फर्श जैसी नहीं लग रही थी। उसने देखने के लिए अपना सिर नीचे किया। जैसे ही एक रोशनी चमकी, उसने अपने पैरों के नीचे स्पष्ट रूप से देखा एक शराब लाल हंस पंख मखमल कालीन। किनके की आंखें चमक उठीं। वह जल्दी से घूमी, 2 कदम आगे बढ़ी और अंधेरे में उसने एक ठंडी, चिकनी, काली वस्तु को छू लिया। यह एक भव्य पियानो है। तान खा को स्पष्ट रूप से याद था कि टोंग लेले नाम की छात्रा ने पहले कहा था कि आज रात हो जुन पियानो बजाएगा। तो जब तक वह यहाँ इंतजार करती है, उसे उसकी तलाश में जाने की जरूरत नहीं है और वह हो जून के प्रकट होने तक इंतजार कर सकती है। तान खा ने अपना मन बना लिया। यहाँ जोरदार जयकारे से दबाव भी काफी हद तक कम हो गया। वह अपने कदम आगे बढ़ाती हुई पियानो के पास वाली कुर्सी पर बैठने के लिए रास्ता तलाशने लगी। डांस फ्लोर के विपरीत दिशा की ओर झुका हुआ कोने में सीढ़ियों के ऊपर एक ऊंचा मंच था जहां से पूरे बार का नजारा देखा जा सकता था। कांच की मेज पर एक गोल सोफा था और उस पर शराब की अलग-अलग आकार की बोतलें रखी हुई थी। गोल सोफा, जो लोग अक्सर हेल बार में आते हैं, वे सभी जानते हैं कि यह वह जगह है जहां हो जून और अन्य अक्सर बैठते हैं।
भले ही वे सामान्य रूप से यहाँ न हों, कोई भी इस स्थान को छूने की हिम्मत नहीं करता। इसलिए अधिकांश समय सोफा खाली रहता है, लेकिन आज रात अलग है। सोफे के एक तरफ दो पुरुष छात्र शराब के गिलास पकड़े हुए हैं, कभी कभी हवा में गिलास टकराते हैं। और उनके विपरीत सोफे के पीछे एक आकृति गहरी बैठी है। एक पतली काली जैकेट उसे सिर से पैर तक ढक रही है, जो उसके ऊपरी शरीर को ढक रही है। नीचे की पतली टी शर्ट उसकी लापरवाह नींद की स्थिति से थोड़ी ऊपर खींची गई है, जिससे उसकी कमर और पेट के मजबूत कर्व दिखाई दे रहे हैं। उसकी मांसपेशियों के खूबसूरत कर्व उसकी पैंट की कमर तक फैले हुए हैं, जिससे दूसरों के लिए दूर देखना असंभव हो जाता है। बाहर की ओर मुंह करके उसने ऊंचे जूते पहने हैं। उसकी लंबी सीधी टांगें काली पैंट में लिपटी हुई हैं। तेज संगीत सुनकर यह व्यक्ति बिना किसी व्यवधान के सो सकता है। जब तक कोई सीढ़ियों से ऊपर नहीं आया, सोफे के पास नहीं आया, नीचे झुका और उसके सिर को ढकने वाले कोट को उठाया। छोटे हो, क्या तुम अभी भी सो रहे हो? रंगीन रोशनी चमक उठी, जिससे एक ठंडा, सफेद, सुंदर चेहरा सामने आया। पतले होठ, ऊंची नाक, आड़ू के फूल जैसी आंखें। पलकों के नीचे नाजुक पलकें कांप उठीं, खुल गईं, और गहरी नींद के साथ काली पुतलियां प्रकट हो गईं। पुतलियों में प्रकाश आधा चक्र घूमता रहा, शोरगुल के बीच अंततः शांत हो गया। पुरुष छात्र ने अपनी अधीरता को दबा लिया। उस व्यक्ति ने जो शराब का गिलास उसे दिया था, उसे धकेलते हुए उसने अपनी टांगें एक साथ खींची, जमीन पर पटका, अपने कंधों को तान दिया और अपनी नाक के ऊपर का हिस्सा भींच लिया। जिस व्यक्ति को धक्का दिया गया था, वह क्रोधित नहीं हुआ, बल्कि वह हे कहकर हंसा और पुरुष छात्र के पास बैठ गया। छोटी हो, क्या तुमने कल रात देहात की एक सुंदरी के साथ पूरी रात लड़ाई की? अगर नहीं, तो तुम इतनी थकी हुई क्यों दिख रही हो? जून ने कुछ नहीं कहा। मेज के दूसरी ओर बैठे दो भाई, जो पूरी रात ऊबकर गिलास टकराते रहे थे, ने अपना सिर उठाया। उनमें से एक हंस पड़ा। या फिर परिवार के बुजुर्ग पूरी रात बेचैनी से फोन करते रहे, इस निकम्मे बेटे को सिवजिऊ शहर वापस लाते रहे, सचमुच पूरी रात लड़ते रहे। 4-9 शहर मूल का अर्थ है 4-9 शहर। शाही शहर के 4 द्वारों को संदर्भित करता है। बीजिंग में 9 आंतरिक शहर द्वार। शाही शहर के 4 द्वारों में तियानमिन, डियानमिन, डोंगानमिन, शियानमिन शामिल है। 9 आंतरिक शहर के द्वारों में झेंग्यांग, फ्रंट गेट, चोंगविन, झुआनवू, चाओयांग, फूचिंग, डोंगजी, जीजी, एंडिंग और देशिंग शामिल हैं। आजकल 4-9 शहर केवल उपरोक्त द्वारों को संदर्भित नहीं करते हैं, बल्कि बीजिंग का एक व्यापक अर्थ रखते हैं, जिसमें बीजिंग संस्कृति, भावनाएं और एक उदासीन, शांतिपूर्ण और सामंजस्यपूर्ण वातावरण शामिल है। स्रोत आपसे मुझे जवाब देने में मदद करने के लिए धन्यवाद। LT 3 बहुत रोमांचक। जिस व्यक्ति ने अभी अभी अपना कोट उठाया। छोटी हो, तुम लगभग वयस्क हो गई हो। तुम्हारा बूढ़ा आदमी अभी भी तुम्हें जाने नहीं देगा, अभी भी तुम्हें बदलने की कोशिश कर रहा है। उस घोषणा को याद करते हुए जून भी हंस पड़ा। उसने उदासीनता से अपनी आंखें उठाईं। उसकी लंबी उंगलियां शराब का गिलास उठाने को तैयार थीं। जैसे ही वह कुछ कहने वाला था, अचानक सीढ़ियों के नीचे से डांस फ्लोर के बीच में 2 आकृतियां प्रकट हुईं। सामने वाले व्यक्ति ने लाल रंग की स्ट्रेपलेस ड्रेस पहनी हुई थी। जैसे ही उसने उसका फिगर देखा, उसकी आंखों में चमक आ गई। यह तान येन है। सुंदर भाई, उसने अपने हाथ में शराब का गिलास पकड़ रखा था। उसके शर्मीले चेहरे पर थोड़ी हिम्मत थी। मैंने सुना है कि आज तुम्हारा जन्मदिन है। क्या मैं तुम्हारे लिए एक ड्रिंक ला सकती हूँ?
हो जून की उंगली उठने ही वाली थी लेकिन रुक गई। वेई शेंग के पास वह हंसा और अपनी आवाज कम करने के लिए झुका। यह वास्तव में एक विचारशील लड़की है। वह यह भी जानती है कि आज तुम्हारा जन्मदिन है। हो जून ने उसे ठंडी नजर से देखा, अपनी नजरें इधर उधर घुमाईं। उसके मुंह के कोने सिकुड़ गए। वह आलस से सोफे पर झुक गया और अपने पैर कांच की मेज पर फैला दिए। तिरस्कार भरी आंखें, तुमने यह बकवास किससे सुनी? टैन येन का चेहरा पीला पड़ गया। वह हाई स्कूल में सुंदरियों के बीच भी प्रसिद्ध थी, लेकिन उसने नहीं सोचा था कि हुओ जून उसे ऐसा चेहरा नहीं देगा। दूसरी ओर बैठे क्यू कैन और क्यू डू भी स्पष्ट रूप से आश्चर्यचकित थे। दोनों ने एक दूसरे को देखा। क्यू कैन बाहर बैठा हंस रहा था। भाई तुआन अपना जन्मदिन मनाते समय तारीख नहीं देखता, बल्कि अपने मूड को देखता है। लेकिन शराब का यह गिलास बर्बाद नहीं किया जा सकता। तुम मुझे क्यों नहीं खिलाते? इस समय टैन येन मन से उतरने में बहुत शर्मिंदा थी। यह सुनकर निश्चित रूप से वह मदद नहीं कर सकती थी, लेकिन भीख मांग सकती थी। उसने चुपके से हुओ जून की ओर देखा कि उसकी आंखें कभी भी उस पर नहीं रुकती थी। वह नाराज होने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। उसने अपनी स्कर्ट का कोना उठाया और सीढ़ियों से ऊपर चली गई। क्यू कैन ने उसे और छात्रा को सोफे पर बैठने को कहा। दूसरी तरफ कुछ सेकंड के लिए ही बैठा था कि अचानक वेई शेंग की आंखें चमक उठीं। छोटी हो, मुझे लगता है कि मैंने किसी को तुम्हारे कीमती पियानो को छूते देखा है। उसने 2 सेकंड तक उसे देखा, फिर हंसा। तुम सच में एक उपद्रवी हो। वह लड़की इतनी आज्ञाकारी दिख रही थी, फिर भी तुम उसे बार में ले आए? वेई शेंग को यह कहते हुए सुनकर सोफे पर बैठे लोगों की निगाहें उसकी निगाहों का अनुसरण करती हुई सीढ़ियों से नीचे देखने लगी। झूलते और नाचते लोगों की भीड़ के बीच भव्य पियानो के बगल में एक छोटी, नाजुक और बेहद चमकदार आकृति खड़ी थी। अरे, क्या यह तान खा नहीं है? क्यू कैन ने आश्चर्य से कहा। क्यू डू, यह सही है। बगल में खड़ी तान येन ने अपना भाव बदल लिया। उसकी उंगलियां अचानक उसकी स्कर्ट के कोने पर कस गईं। उसने घबराहट में देखा। यह यहाँ क्यों आया? वे थिन्हा, तुम लोग जानते हो? तुम कैसे नहीं जानते? अब हमारे स्कूल में हर जगह गपशप हो रही है। कह रहे हैं कि तुआन का को तनख्वाह से प्यार है। क्यू कैन हंसा और पीछे मुड़ा। सच में या नहीं? वेई शेंग ने अपना सिर झुकाया, अविश्वास में हुओ जून को देखते हुए। छोटी हो, तो आपको इस तरह का मासूम व्यक्ति पसंद है? क्याओ डू, यह बहुत मासूम है। एक पोनीटेल के साथ और एक सफेद पोशाक पहनकर इस जगह पर आ रही है। किन यान ने घबराहट में अपनी स्कर्ट के कोने को पकड़ लिया। अपना सिर झुकाकर चुपके से हुओ जून की अभिव्यक्ति को देखा। हुओ जून ने उन्हें नजरअंदाज कर दिया। पुरुष छात्र का साफ और गंभीर चेहरा, उसकी आंखें नीची किए हुए, भावहीन, केवल डांस फ्लोर की ओर देख रहा था। क्यू डू सही था। पहली नजर में लड़की के कपड़े यहाँ फिट नहीं लग रहे थे। सफेद पोशाक का सूती कपड़ा उसके थोड़े सुडौल शरीर, थोड़े उभरे हुए छोटे स्तनों और एक हाथ में थामी जा सकने वाली पतली कमर को पूरी तरह से रेखांकित कर रहा था। बर्फ की तरह सफेद पैर, छोटी कमजोर भुजाएं, गर्दन की सुंदर वक्रता सब उजागर हो गई थी। यह एक प्रकार की हानिरहित सुंदरता है जो आसानी से जंगली पक्ष को सामने ले आती है। हुओ जुन ने शराब का एक घूंट लिया। गर्दन में नुकीला दर्द धीरे धीरे नीचे की ओर लुढ़क गया। वेई शेंग ने हंसते हुए कहा, मैं आप लोगों के साथ शर्त लगाता हूँ। यह छोटी लड़की निश्चित रूप से पहली बार यहाँ आई है। बकवास। क्यू कैन, वह एक अच्छा छात्र है। उसे हर सेमेस्टर में प्रथम श्रेणी की छात्रवृत्ति मिलती है, हमारे विपरीत। ओह, भविष्य स्तंभ।
हो जुन को अभी भी नीचे घूरते हुए देखकर वे थिना थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ, दंग रह गया, फिर मुस्कुराया और पास आया। क्या हुआ? क्या लिटिल हो को यह वाकई पसंद है? हो जून की आंखें डगमगा गईं। वह कुछ नहीं बोल पाया। उसे अस्पष्ट रूप से याद आया कि जब उसने पहली बार उस छोटी लड़की को देखा था तो वह सफेद पोशाक पहने हुए थी। दोपहर का समय है। किएन डुक हाई स्कूल के पीछे छोटे से जंगल में वह नरम घास पर झपकी ले रहा था। मैंने आंखें खोलीं और देखा कि एक लड़की सफेद पोशाक पहने झाड़ियों के बीच से कोने में नाच रही थी। पेशेवर नृत्य में प्रशिक्षित होने के विपरीत कभी-कभी नृत्य की गतिविधियां थोड़ी अनाड़ी होती हैं। और रो और नाचो भी। यह पहली बार था जब हो जून ने किसी को एक ही समय में रोते और नाचते देखा था। यह भी पहली बार था जब उसने किसी को इतने चुपचाप रोते देखा था। उसकी आंखों के किनारे लाल थे, उसके होंठ सफेद होने तक काटे गए थे, उसकी सफेद नाक की नोक थोड़ी लाल थी। पहली नजर में वह बेहद दिल टूटा हुआ लग रहा था। वह बार बार याद करता रहा। अरे, मुझे सच बताओ। अचानक वेई शेंग ने अपना हाथ उसके कंधे पर रखा और हुओ जून की आत्मा को वापस खींच लिया। हुओ जुन ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और अपना हाथ नीचे धकेल दिया। वे थिनह आगे झुके और अपने सामने बैठे क्यू कैन और क्यू डू भाइयों की ओर दुष्टतापूर्वक मुस्कुराते हुए बोले, विशेष रूप से ऐसे स्थानों में ऐसे विशेष और शुद्ध व्यक्ति को देखते हुए जितना अधिक आप देखते हैं, यह उतना ही स्वादिष्ट लगता है। यह कैसा है? हाँ, इसे देखो, तुम इसका वर्णन कैसे करोगे? आह आह, गोरी त्वचा, इतनी गोरी कि अगर तुम इसे दबाओ तो गुलाबी निशान पड़ जाएगा। आवाज बहुत नरम और कोमल होनी चाहिए। क्या तुम्हें लगता है? पॉप। इससे पहले कि वह बोलना समाप्त करता, वेई शेंग के चेहरे पर फलों की ट्रे रख दी गई। भाड़ में जाओ। उसका चेहरा रंग बिरंगे फलों के रस से सना हुआ था और वह बैठने की कोशिश कर रहा था। क्यू कैन क्यू डू सामने बैठा, दंग रह गया, फिर जोर से हंस पड़ा। उसके बगल में हो जुन ने इत्मीनान से अपने हाथ पोंछे। उसकी पलकें सुस्ती से झुक गईं। उसके पतले होंठ थोड़े हिल गए। कुछ सोचो। उसकी आंखों में एक गहरा अर्थ छिपा था। वह घृणा और असंतुष्टि से भरा हुआ था। यह न जानते हुए कि यह युवा मास्टर किस बात पर पागल हो रहा था, वेई शेंग ने अपने चेहरे पर बचे हुए रस को पोंछ दिया, फिर अंत में वापस मुड़ गया। यह ज्यो हो परिवार का खजाना है, आप इसे नहीं कह सकते, है ना? ठीक है, भाई समझता है, भाई आपके लिए इसका इंतजाम करेगा। किन यान ने अपने होठों को काटा और एक तरफ बैठ गई। कुछ कहना चाहती थी लेकिन खुद को रोक लिया। लेकिन वे थिन्ह ने किसी को बुलाने के लिए अपना हाथ उठाया। उसने अपना हाथ बढ़ाया और पियानो मंच की ओर इशारा करते हुए कहा, कृपया उस युवती को यहाँ बुलाएं। आपको सम्मानपूर्वक प्रवेश करना होगा। अगर आपकी त्वचा पर कोई खरोंच लगी तो आप मर जाएंगी। ऐसा कहने के बाद वे थिन्ह ने मुड़कर देखा। बाहर से तो मुस्कुरा रहे थे लेकिन अंदर से नहीं। क्या यह ठीक है? हो जून ने हल्के से मुस्कुराया, शराब का एक घूंट लिया और अपनी आंखें नहीं उठाईं। वह पास नहीं होगी। बगल में खड़ा तान येन कुछ नहीं बोला, लेकिन उसकी आंखों में थोड़ी राहत थी। जाहिर है, वह भी ऐसा ही सोचती होगी। 1 मिनट बाद किन यान ने अविश्वास में पोडियम की ओर देखा। वह परिचित छोटा और कमजोर व्यक्ति वेटर के पीछे पीछे आ रहा था। सोफे पर हो जुन, जो कांच की मेज पर कदम रख रहा था, ने अपना पैर नीचे रखा और अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ ली। अध्याय 3, हो जून को बचाना 2। संपादन। फोन बार अंधेरा था। संगीत इतना तेज था कि उसे ज्यादा देर तक सुनने से सुन्नता आ जाती।
पिछले कुछ दिनों से हाई स्कूल की पढ़ाई के चक्कर में तनखा ठीक से सो नहीं पा रहा था। अब पियानो बेंच पर बैठे बैठे उसे थोड़ी देर में नींद आने लगी। तर्क अधिक देर तक नहीं चल सका। वह पियानो के ढक्कन पर मुंह के बल लेट गई और सो गई। तनखा ने एक सपना देखा। एक सपने में वह अकेली थी, बड़े खाली शयन कक्ष में बैठी हुई, सब जगह लाल रंग था। उसे वह रात अच्छी तरह याद है। हो परिवार का पुराना घर हुओ झोंगलो और किनयान की शादी। हो झोंगलो की विकृति ने किनयान को इतना डरा दिया कि वह उस रात भाग गई। किन के माता पिता आंसू और नाक बहते हुए जमीन पर घुटनों के बल बैठ गए और किनके से किनयान की जगह लेने की विनती करने लगे। उसने जवाब दिया। तनखा डर गया और वह जाकर लड़की को वापस खींचना चाहता था और उससे कहना चाहता था कि वह जल्दी से भाग जाए, दूर भाग जाए और इस परिवार द्वारा अब और धोखा या नुकसान न पहुंचाए। लेकिन एक ही पल में उसकी आंखों के सामने वह दृश्य घूम गया। मुलायम बड़े बिस्तर पर लड़की को आदमी ने अपने हाथों से कसकर पकड़ रखा था और उसे मुलायम चमकीले लाल पर्दे पर दबा रखा था। यह तुम क्यों हो? आदमी की आवाज कर्कश थी, मानो जल गई हो, और कुचले हुए संगीत वाद्ययंत्र की आवाज की तरह अप्रिय थी। भयंकर और डरावना चेहरा ऐसा लग रहा था मानो आग से जला दिया गया हो। तनखा इसे रोक नहीं सकी। उसकी चेतना मानो हवा में तैर रही थी। वह केवल शादी के बिस्तर पर लेटी लड़की को देख सकती थी जो अपने दांत पीस रही थी और आंसू बहा रही थी। मूल रूप से यह मैं ही था। तुमने स्वेच्छा से कहा। प्रत्येक शब्द ऐसा लग रहा था जैसे वह दांत पीसकर बोल रहा हो। न जाने क्यों तनखा को उसे सुनते समय एक प्रकार का अत्यधिक दर्द महसूस हो रहा था। तनखा हैरान रह गया। तो उस समय उस आदमी ने उससे पूछा कि उस समय वह बुरी तरह डर गई थी। उसे कुछ भी याद नहीं था। लेकिन सपने में उस व्यक्ति ने धीमी आवाज में फुसफुसाया, अगर मुझे पता होता तो मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तनखा दंग रह गया। मिस, यह मिस। अचानक उसके कान के पास एक आवाज ने उसे उसके सपनों से बाहर खींच लिया। एक झटके में तेज संगीत उसके कानों में घुस गया, जिसने तनखा को वापस खींच लिया। तनखा चौंक गया। उसका पूरा शरीर ठंडे पसीने से भीग गया और वह अचानक उठ बैठा। लेकिन उसकी चेतना अभी भी सपने में रुकी हुई थी। वह वाक्य जो आदमी ने कहना पूरा नहीं किया था, नहीं करना चाहिए था। हु झोंग लो को क्या कहना चाहिए? तनखा का चेहरा पीला पड़ गया। वह कुछ भी सोचने में असमर्थ हो गया। उसके सामने बैठा वेटर उसकी अचानक प्रतिक्रिया से चौंक गया। वह जल्दी से शांत हो गया और सम्मानपूर्वक बोला, मिस, मुझे आपको परेशान करने के लिए खेद है। बस मास्टर हुओ ने बात की है और आपको वहां बैठने के लिए कहा है। सपने में हुओ झोंगलो के डर में अभी भी बने हुए उस नाम को सुनते ही किनके का शरीर अनजाने में कांप उठा। लिटिल हुओ? कौन? वेटर दंग रह गया, यह पुष्टि करने के लिए किनके पर नजर डाली कि दूसरी पार्टी वास्तव में नहीं जानती थी। उसने असहाय होकर कहा, हुओ जून, लिटिल हुओ। यह नर्क बार उसके नाम पर है। जिस पियानो कुर्सी पर आप बैठे हैं वह भी उसकी विशेष सीट है। हुओ जुन। ये दो शब्द सुनकर तनखा ने राहत की सांस ली। लड़की का मासूम रूप देखकर वेटर सहानुभूति महसूस करने से खुद को रोक नहीं सका और धीमी आवाज में बोला, छोटे हुओ को यह सबसे ज्यादा नापसंद है जब दूसरे लोग उसकी चीजों को छूते हैं। उसने युवती को अपने पास आने के लिए कहा, शायद इस पियानो मामले की वजह से। धन्यवाद देना। तनखा ने दूसरे व्यक्ति की ओर हल्का सा सिर हिलाया, कृपया मुझे वहां ले चलो। तनखा की सहज प्रतिक्रिया देखकर वेटर फिर से दंग रह गया, अंततः पलटा और आगे बढ़कर नेतृत्व करने लगा। मिस, कृपया मेरे पीछे आइए।
वेटर के पीछे पीछे मंद रोशनी वाले डांस फ्लोर पर जाते हुए तान खा ने धीरे से अपनी उंगलियां भींच ली। 19 वर्ष की आयु का अंतर केवल 3 वर्ष है। वह अपने प्रेमी हुओ झोंग लो की जिद से बचने के लिए वही गलती दोहराना नहीं चाहती थी। किन परिवार से वह सब कुछ वापस ले लेगी जो उसका है। जहां तक हुओ जून की बात है, आज रात उसे एक दुर्घटना से बचाने में मदद करना, वह इसे फिल्म क्रू द्वारा बचाए जाने के एहसान को चुकाने के रूप में भी मान सकती है, ताकि उसे अपने पिछले जीवन की तरह तीसरी बार उससे न मिल पाने का पछतावा न हो। सामने वाला वेटर अचानक रुक गया। तान खा भी रुक गया। उसने सहज ही अपना सिर ऊपर उठाया। उसकी आंखें सीढ़ियों पर रखे गोल सोफे की ओर देख रही थी, जो धीरे धीरे कांच की मेज से हटकर ऊंचे बूट पहने हुए पुरुष छात्र की लंबी टांगों की ओर बढ़ रहा था। हो जुन, मास्टर हो, हमने युवती को आमंत्रित किया है। वेटर ने आदरपूर्वक सिर झुकाया और एक तरफ हट गया। इसलिए सीढ़ियों पर तान खा और छात्र के बीच कोई बाधा नहीं थी। शराब के गिलास से खेल रही सुंदर उंगलियां थोड़ी रुक गईं। कुछ सेकंड बाद हो जुन, जो सोफे के कोने पर बिना हड्डी के झुका हुआ था, धीरे धीरे सीधा बैठ गया और आगे झुक गया। अपनी आस्तीन ऊपर चढ़ा लें और अपनी कोहनियों को सीधे पैरों पर टिका लें। जो चेहरा पहले ठंडा और अधीर था, उसके मुंह का कोना अचानक थोड़ा मुड़ गया। मैंने तुमसे कहा था कि यहाँ आओ, तो यहाँ आओ। तुमने मेरी बात क्यों सुनी? तन खा चौंका और उसने अपना सिर ऊपर उठाया। उन काली काली आंखों को देखकर उसके मन में एक भाव कौंध गया, जैसे वह उन्हें पहले से जानती थी। अचानक किसी कारणवश तान खा कांपने लगा। अरे लिटिल हो, ऐसा मत करो। सोफे पर वेई शेंग की आंखें घूम गईं और वह सुलह समझौते से मुस्कुराया। तुम हमारी छोटी बहन के साथ इतने उग्र क्यों हो रहे हो? तुम्हारी छोटी बहन कौन है? हो जून ने ठंडे अंदाज में देखा। वेई शेंग ने नजर घुमाई। ठीक है, ठीक है, ठीक है, मेरा नहीं, तुम्हारी बहन, ठीक है। उसने पीछे मुड़कर तान खा को देखा। सहपाठी तान खा, है न? आओ, बैठो, उस पर ध्यान मत दो। ज्यो हो का स्वभाव चिड़चिड़ा है, पागलों जैसा। अंतिम ध्वनि छोटी थी, धीरे से बुदबुदाई गई, स्पष्टता थोड़ी वर्जित भी थी। तन खा सीढ़ियां चढ़ता हुआ आगे बढ़ा। उसकी छाती में दर्द हो रहा था। वह सही था। हो जून वास्तव में एक पागल की तरह था। वह महसूस कर सकती थी कि यह व्यक्ति अब गुस्से में था क्योंकि उसने उसकी बात सुनी थी और यहाँ आई थी। यदि वह उपकार न होता तो वह 1 मिनट भी वहाँ नहीं रुकना चाहती। यह भी मत कहो कि इसका तुमसे कोई संबंध है। तन खा ने अपना मन बना लिया। उसे थोड़ा आराम महसूस हुआ। उसकी आंखें गोल सोफे पर घूम रही थी। जब तक उसकी नज़र एक बहुत ही जटिल नज़र से नहीं मिली, तब तक तान खा अचानक रुक गया। तान येन, इस बार चकित होने की बारी दूसरों की थी। वेई शेंग, तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? टैन येन ने अपने दिल में ईर्ष्या को दबा लिया और दोस्ताना मुस्कान के साथ कहा, वह मेरी छोटी बहन है। ऐसा कहकर तान येन ने तान खा की ओर हाथ हिलाया। त्यू खा, यहाँ आकर बैठो। उसने हाथ बढ़ाकर हुओ जून से कुछ दूरी पर अपने बगल में खाली जगह थपथ पाई। तन खा की आंखें चमक उठीं। वह स्पष्ट रूप से देख सकती थी कि इस समय टैन येन चतुराई से काम कर रहा था। तान खा के मुंह खोलने की प्रतीक्षा किए बिना हो जुन, जो लेटा हुआ था, ने आलस से अपनी आंखें उठाईं। क्या तुम बहुत आज्ञाकारी नहीं हो? उसने अपना सिर झुकाया, तान खा को देखा और आलस से मुस्कुराया। उसकी आंखें फिर से ठंडी हो गईं। मेरे बगल में बैठो। तन खा का शरीर अकड़ गया। हो जून ने मजाकिया अंदाज में हंसते हुए कहा, क्या हुआ?
तुम अब सुन नहीं रही हो। तान खां ने अपनी आंखें नीची कर ली। उसकी नाजुक पलकें एक खूबसूरत वक्र में मुड़ गईं। बहुत तंग। वह आवाज बहुत हल्की थी, मानो मंच के नीचे की आवाजों से उड़कर वह अनगिनत बारीक बालों में बिखर जाएगी और हर किसी के रोम छिद्रों से होकर गुजरेगी। किसी कारण से हो जुन को अचानक थोड़ा अधीरता महसूस हुई। उसने अपनी टांगे कांच की मेज पर ऊपर उठा ली। उसकी लंबी सीधी टांगे तीखे मोड़ में मुड़ गईं, जिससे छोटी लड़की की जांघें ढक गईं। नीचे देखते हुए हो जुन के होठों के कोने पर एक क्रूर मुस्कान उभरी। तो मेरी गोद में बैठ जाओ, यहाँ बहुत जगह है। तन खां उलझन में था। यहाँ तक कि दो भाई क्यू कैन और क्यू डो, जो एक दूसरे के सामने गिलास टकरा रहे थे, भी दंग रह गए और पीछे मुड़े, फिर पास आए और फुसफुसाए, क्या तुआन ने गलत दवा ले ली है? आम तौर पर क्या उसे लड़कियों द्वारा परेशान किए जाने से सबसे ज्यादा नफरत नहीं होती? मुझे नहीं पता। वेई शेंग बहुत ही चतुर था। उसने बगल की ओर देखा और मुस्कराते हुए कहा, छोटी हो, तुम बहुत भयंकर दिखती हो। तुम अपनी छोटी बहन को डरा दोगी। सहपाठी किनके, डरो मत। मुझे झोंपड़ी को किनारे कर लेने दो। क्या यह पहले से ही चौड़ी नहीं है? तान खां ने झिझकते हुए महसूस किया कि हुओ तुआन की आंखें धीरे धीरे उसे घूर रही थी। अंत में उसे फिर भी सिर हिलाना पड़ा। धन्यवाद, लड़की ने धीरे से कहा, अपनी सफेद स्कर्ट के कोने को गले लगाया और हुओ जुन और वेई शेंग के बीच खाली सोफे पर बैठ गई। अप्रत्याशित रूप से सोफा थोड़ा नरम था और जैसे ही मैं बैठा, मैं उसमें गहराई तक धंस गया। तन खां के शरीर पर सफेद पोशाक 1 साल से ज्यादा पहले खरीदी गई थी। छोटी लड़की की बढ़ती हुई लंबाई के साथ यह पहले से ही कुछ सेंटीमीटर छोटी थी। इस समय उसका शरीर सोफे में और भी ज्यादा धंस गया। स्कर्ट उसकी जांघों पर थोड़ी ऊपर सरक गई। छोटे सफेद पैर, जो देखने में बहुत चमकदार लगते हैं। अपने बगल से किसी की नजर पड़ते ही तान खां ने अस्वाभाविक रूप से अपना सिर नीचे कर लिया और अपनी स्कर्ट के कोने को घुटनों तक खींच लिया। मेरे कानों में तेज संगीत बज रहा था और मुझे किसी के धीमी आवाज में कराने की आवाज भी सुनाई दे रही थी। फिर लड़की की गोद में एक पतली काली जैकेट डाल दी गई। किनके की उंगलियां रुक गईं और सहज ही अपने बगल में बैठे हुए जुन की ओर देखने लगी। एक क्षण के लिए हिचकिचाते हुए तन खां ने धीरे से कहा, धन्यवाद। युवक ने अपनी आंखें नीची कर लीं। उसकी ओर नहीं देखा। हाथ में गिलास लहरा रहा था। उसके चेहरे का एक हिस्सा सफेद और साफ था, बिना किसी भावना के। तुम सिर्फ धन्यवाद कहने के लिए नरक में आए हो? तन खां डर गया। उसकी आंखें घबराहट में फैल गईं। दूसरे व्यक्ति के चेहरे पर कोई छिपा हुआ अर्थ नहीं था और तन खां को दोषी महसूस हुआ और फिर उसने राहत की सांस ली। तभी उसने प्रतिक्रिया दी, हो जून उस बात का जिक्र कर रही थी जो उसने पहले वेई शेंग को धन्यवाद कहा था। नहीं, तान खां ने अपनी आवाज धीमी कर दी, मुझे तुमसे कुछ कहना है। मेरे साथ? हो जून ने आखिरकार अपना सिर उठाया। उसकी तीखी भौहों के कोने ऊपर उठ गए। उसने शराब का गिलास नीचे रख दिया। उसकी आंखों में चमक सी आ गई। वह खुश तो लग रहा था, पर साथ ही साथ खतरे का भी आभास था। तो मुझे बताओ, तन खां जो शब्द कहना चाहता था, वे उसके गले में अटक गए। उसे लगा जैसे हो जून ने कुछ गलत समझ लिया है। अगर वह जिस तरह से उसे देखता, तो उसे ऐसा नहीं देखना चाहिए था। इससे उसे ऐसा महसूस होता था जैसे कोई उसे घूर रहा है। तन खां के दिल में बेचैनी की भावना घर करने लगी। अचानक उसे लगा कि आज रात वह कोई गलत फैसला ले सकती है। किसी ऐसे व्यक्ति को चिढ़ाएगी जिसे उसे नहीं चिढ़ाना चाहिए। तन खां ने अपने होंठ काटे।
लेकिन अब तीर चुभ चुका था। उसके पास तीर चलाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इसके अलावा यदि उसे अपने पिछले जीवन में उस किशोर को छोड़ने के लिए कहा जाए, जो उसे बचाने के लिए फिल्म निर्माण दल के विस्फोट के दृश्य में लापरवाही से पहुंचा था, तो भी वह ऐसा नहीं कर सकती थी। ऐसा सोचते हुए तान खां ने अपना मन बना लिया। वह थोड़ा आगे झुकी और हुओ जून के कान के पास जाने की पूरी कोशिश करने लगी। आज रात पीछे वाली गली में मत जाना, वहां 10 से ज्यादा लोग तुम पर घात लगाए बैठे हैं। वे तुम्हारा हाथ तोड़ना चाहते हैं। हुओ जुन के हाथ में कप रुक गया। उसके कान के पास छोटी लड़की की आवाज अनजाने में कांप उठी। अपने दुश्मन को कम मत आको। शराब और सिगरेट की गंध नाक में समा गई। अचानक एक हल्की फूलों की खुशबू चारों ओर फैल गई। उस खुशबू ने हुओ जुन की काली काली आंखों में हलचल मचा दी। किसी ने तुम्हारी शराब में नशीला पदार्थ मिला दिया है। कौन? हुओ जून ने आखिरकार अपना संयम वापस पा लिया, अपनी आंखें उठाईं और अचानक मुस्कुराया। मैं संदेह होने पर किन के थोड़ा परेशान हुआ, लेकिन आश्चर्यचकित नहीं हुआ। उसने अपनी आंखें नीची कर ली और तैयारी का कारण बताया। स्कूल के बाहर किसी ने मुझे बताया था। हुओ जुन की आंखें अचानक चमक उठीं। तो फिर तुमने मुझे क्यों बताया? उसने अपने कंधों को तान लिया, अपनी छाती को आगे की ओर दबाया। उसकी आंखों की गहराई में आक्रमण की झलक दिखाई दी, लेकिन वह बस मुस्कुरा दिया। आप मेरी जान बचाना चाहते हैं, इसलिए मैं आपका आभारी रहूंगा। क्या यह भाग्य है? दुआ मिन्ह लातू, जो कहते हो वही करो, हर शब्द सुनो। तान खां, यह व्यक्ति वास्तव में पागल है। इसकी तार्किक सोच एक सामान्य व्यक्ति से बिल्कुल अलग है। उसका चेहरा थोड़ा उतर गया। तुम्हें याद नहीं है, तुमने पहले भी मेरी मदद की थी। मैं बस तुम्हारा बदला चुका रही हूँ। अब हमने हिसाब बराबर कर लिया है। यह कहकर तान खां खड़ा हुआ और जाने को हुआ, लेकिन पीछे से किसी ने उसकी कलाई पकड़ ली। तान खां ने अपना गुस्सा दबाया और अपना सिर घुमा लिया। मुझे जाने दो। हुओ जून की गहरी आंखें उसे घूर रही थी। कुछ सेकंड बाद उसकी कलाई को पकड़ने वाली उंगलियां धीरे धीरे खुल गईं। किनके का दिल तनाव में था। उसने अपनी कलाई रगड़ी और जल्दी से सीढ़ियों से नीचे चला गया। पीछे से एक आलसी आवाज आई, जिसमें एक ठंडी मुस्कान थी। क्या आपने कहानी सुनी है किसान और सांप? किनके? कहानी किसान और सांप। एक बार की बात है, कड़ाके की ठंड में एक किसान फसल काटकर वापस आया और सड़क के किनारे एक सांप को पाया। यह सोचकर कि वह जम गया है, इसलिए उसने उसे अपनी छाती से लगा लिया, जिससे वह जाग गया। सांप डर गया और पूरी तरह से जागने तक इंतजार किया। सहज रूप से किसान को काट लिया और उसे मार डाला। मरने से पहले किसान बेहद दुखी और पछतावे में था। उसने कहा, मैं अच्छे कर्म करना चाहता था, लेकिन अपनी उथली समझ के कारण मैंने अपने ही जीवन को नुकसान पहुंचाया और इसलिए मुझे इस तरह का प्रतिशोध सहना पड़ा। कहानी का अर्थ। यह कहानी बताती है कि एक व्यक्ति के रूप में उसे अच्छे और बुरे के बीच अंतर करने में सक्षम होना चाहिए और केवल अच्छे लोगों की मदद करनी चाहिए। भले ही कोई पूरे दिल से बुरे लोगों की परवाह करे और उनकी मदद करे, उनका स्वभाव नहीं बदलेगा। अगर कोई दूसरों की पहचान नहीं जानता है, यह नहीं जानता है कि वे ईमानदार हैं या नहीं, तो उसे उन पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं करना चाहिए। बुरे लोग आपके उत्साह के कारण नहीं, लेकिन छूना। हमें सावधान रहना चाहिए, लेकिन अच्छे लोगों की मदद करने में संकोच नहीं करना चाहिए। सारांश। यह कहानी सभी को चेतावनी देती है कि बुरे लोगों के प्रति नरम दिल न रखें। स्रोत बाइके.बाइडू। अध्याय 4, हुओ जून को बचाना 3। इस अध्याय में चित्र हैं।
यदि आप अध्याय की सामग्री नहीं देख पा रहे हैं, तो कृपया पढ़ने के लिए अपने ब्राउज़र के छवि प्रदर्शन मोड को सक्षम करें। संपादन। फोन अपनी जान बचाने के लिए भाग रही लड़की की पीठ, ऊंचे मंच पर सोफे, वे थिनर से आए लोगों के हाव भाव सभी बेहद आश्चर्यचकित थे। क्या किसान और सांप? वेई शेंग ने अपना सिर घुमाकर हुओ जून की ओर देखा। तुम दोनों परियों की कहानियों के बारे में क्यों बात कर रहे हो? उस पीछे से हो जून ने धीरे से अपनी नजर हटा ली, अपनी आंखों में जिद को दबाते हुए। वह ठंडी मुस्कान के साथ मुस्कुराया। वेई शेंग झुक गया। बस किसी को ऐसे भागते हुए देखकर तुम उनका पीछा क्यों नहीं करते? उनका पीछा क्यों करते हो? वेई शेंग, आज रात के बाद हमारा लिटिल हुओ परिवार एक वयस्क हो जाएगा। उसने हुओ जून को आंख मारी और मुस्कुराया। कुछ चीजें कर सकते हैं जो वयस्क कर सकते हैं। हुओ जून ने उसकी ओर देखा और ठंडी मुस्कान दी। भाड़ में जाओ। छोटी हुओ किसी भी चीज का आनंद लेना नहीं जानती, वे थिनर ने मुंह बनाया। हुओ जून ने और कुछ नहीं कहा। उसने गिलास उठाया, उसे इधर उधर घुमाया और अचानक पूछा, अगर वह आज रात वहां नहीं होती, तो क्या संभावना है कि मुझे नशीला पदार्थ दिया गया होगा? हो, क्या नशीला पदार्थ दिया गया? क्या नशीला पदार्थ दिया गया? यह सुनकर वेई शेंग स्तब्ध रह गया और बहुत देर तक होश में नहीं आ सका। केवल हो जून को हल्के से हंसते हुए सुना, संभावना वास्तव में बहुत अधिक है। वेई शेंग, तुम किस बारे में मजाक कर रहे हो? हो जून ने उसे अनदेखा कर दिया और खड़ा हो गया। वेई शेंग, छोटे हो ने अपना मन बदल लिया है और किसी का पीछा करने की तैयारी कर रहा है। भाग जाओ। हो जून धीरे से मुस्कुराया। वेई शेंग, तो फिर तुम कहाँ जा रहे हो? हो जून नीचे झुका, शानदार शराब की बोतलों का ढेर खींच लिया, सुविधाजनक रूप से एक मोटी कांच की बोतल उठाई और आलस से उसे नापने लगा। उसने अपने पैर उठाए और बार की पिछली गली की ओर चल दिया। एक आलसी मुस्कान पीछे छोड़ते हुए, अंतिम ध्वनि ठंडी और थोड़ी क्रूर थी, बदला। क्योंकि वह बहुत जल्दी में निकला था। जब वह हेल बार से बाहर भागा तभी तनखा ने देखा कि वह अभी भी अपने हाथ में पतली काली जैकेट पकड़े हुए था। वह रुक गई, लेकिन फिर भी कोट वापस करने के लिए मुड़ी नहीं। हो जून की वह नज़र वास्तव में हो झोंग लो के पिछले जीवन की तरह ही थी, जिससे किनके को मदद करने में असमर्थ होना पड़ा और उसे एक अत्यंत भयानक अनुमान लगाना पड़ा। नहीं, तनखा ने अपना सिर हिलाकर उस विचार को त्याग दिया। दो पूर्णतः भिन्न नामों का उल्लेख तो किया ही जा सकता है। हो झोंगलो सिजिउ शहर के महान युवा स्वामी के रूप में प्रसिद्ध है, जबकि हो जुनकियान शहर के एक पागल अमीर परिवार का बेटा है। इसके अलावा उसे स्पष्ट रूप से याद आया कि उसके पिछले जीवन में हो परिवार के बटलर ने उसे बताया था कि जब वह छोटा था तो हो झोंगलो का चेहरा गलती से विकृत हो गया था, इसलिए हो जून बिल्कुल भी वह व्यक्ति नहीं हो सकता। तनखा ने धीरे धीरे अपनी सांस को स्थिर किया। उसने अपना सिर नीचे किया और अपने हाथ में पकड़े पतले कोट पर नजर डाली, जिसमें से तंबाकू की हल्की गंध आ रही थी। मुझे नहीं पता कि यह नर्क की हवा के कारण है या उसके शरीर के कारण है। कुछ सेकंड के लिए हिचकिचाते हुए तनखा ने अपना कोट लिया। उसका मन उथल पुथल हो गया और वह तन के घर की ओर चल पड़ा। तनखा के घर लौटने के कुछ समय बाद तन येन भी वापस आ गया। उसका चेहरा बदसूरत था। सबसे पहले ऊपर जाना था, तनखा के कमरे के सामने खड़ा होना था और दरवाजा खटखटाना था। तनखा ने अभी अभी स्नान समाप्त किया है। उसे साफ सफाई का हल्का फुल्का विकार है। उसे सिगरेट और शराब की गंध और तेज आवाजें नापसंद है। इसी समय उसने दरवाजे पर दस्तक सुनी। उसने अपने लंबे गीले बाल पोंछे और दरवाजे की ओर चल पड़ी।
लकड़ी का दरवाजा खुला। कमरे के अंदर एक सुंदर और मासूम लड़की थी जिसके लंबे बाल और अंडाकार चेहरा था। टैन येन की आंखों में ईर्ष्या की एक चमक चमक उठी, लेकिन उसने जल्दी से इसे छुपा लिया। टैन येन ने एक सौम्य मुस्कुराहट निकालने की कोशिश की। तियो खां, तुम आज नर्क में क्यों आए? जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा तो मैं बहुत हैरान हुआ। टैन येन जब यहाँ आई तो उसे कोई आश्चर्य नहीं हुआ। उसने बस ठंडे स्वर में कहा, मैं अपनी इच्छाएं बदलने के लिए स्कूल गई थी और टोंग लेले से मिली। उसने मुझे आने के लिए आमंत्रित किया। वास्तव में, तान येन ने शर्माते हुए जवाब दिया और सहजता से पूछा, क्या आपकी इच्छा परिवर्तन प्रक्रिया सुचारू रूप से चल रही है? तान खा का हाथ जो उसके बाल पोंछ रहा था, थोड़ा रुक गया और तुरंत अपनी हरकत फिर से शुरू कर दी। फिर भी उदासीन स्वर में, जब मैं स्कूल पहुंचा तो शिक्षक पहले ही जा चुके थे, इसे ठीक करने का कोई समय नहीं था। किन यान की अभिव्यक्ति में भारी बदलाव आया और एक पल में उसकी अभिव्यक्ति थोड़ी क्रूर हो गई। क्या इसे समय रहते ठीक कैसे नहीं किया जा सकता था? उसके लंबे बालों के पीछे छोटी लड़की के मुंह का कोना थोड़ा ऊपर उठा। शायद भगवान की मंशा थी कि मैं अपनी इच्छा न बदलूं, इसलिए उन्होंने शिक्षक को पहले जाने दिया। यह कैसे संभव है? तान येन अभी भी हार के सदमे में डूबी हुई थी और अभी तक अपनी हिम्मत नहीं जुटा पाई थी। इसलिए जब तान खा बोल रहा था तो उसने उसके हाव भाव पर ध्यान नहीं दिया। फिर तान येन अभी भी कुछ कहना चाहती थी, लेकिन तान खा पहले बोल पड़ी, बहन, मैं थोड़ा थक गई हूँ। चलो कल और बात करते हैं। शुभ रात्रि। ऐसा कहने के बाद टैन येन के बोलने का इंतजार किए बिना छोटी लड़की हल्की सी मुस्कुराई। उसका चेहरा अपराध बोध से भर गया और उसने दरवाजा बंद कर दिया। अपने सामने बंद दरवाजे को देखकर तान येन काफी देर तक स्तब्ध रही। उसके भाव बदल रहे थे। कुछ सेकंड तक खड़ी रहने के बाद तान येन की आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वह पलटकर अपने कमरे में वापस चली गई। उसे लगा कि कुछ ऐसा हुआ था जिसके बारे में वह नहीं जानती थी, जिसके कारण यह मूर्ख छोटा भाई बदल गया था। उसने सोचा था कि वह तन खा को अपने हाथों में पूरी तरह से नियंत्रित कर सकती है, लेकिन चीजें धीरे धीरे उसके नियंत्रण से बाहर हो रही थी। अगस्त की शुरुआत में कियांदे हाई स्कूल शुरू हुआ। एक निजी हाई स्कूल के रूप में किएन डुक हाई स्कूल को अन्य हाई स्कूलों से अलग बनाने वाली एक बात यह है कि वार्षिक ग्रीष्मकालीन अवकाश के अंतिम महीने का उपयोग छात्रों के लिए सैन्य प्रशिक्षण के लिए किया जाता है। इसे एक महीने पहले खोलने के रूप में माना जा सकता है। इसके अलावा सभी वर्षों के छात्रों को भाग लेना चाहिए। किएन डुक हाई स्कूल के छात्र इस बारे में बेहद नाराज हैं, लेकिन यह किएन डुक हाई स्कूल की परंपराओं में से एक है। कोई भी इसे बदल नहीं सकता है। 11वीं और 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को बसों से ले जाया गया, जबकि नए विद्यार्थियों को कक्षाओं में विभाजित करने से पहले सूची में अपना नाम ढूंढना पड़ा। सूची की पहली शीट पर सबसे अधिक लोगों के नाम हैं। बोर्ड के सामने कई छात्र कानाफूसी भी कर रहे थे। यह इस वर्ष का एलीट वर्ग है। मैं वास्तव में उनकी प्रशंसा करता हूँ। क्या एलीट क्लास क्या है? संक्षेप में, यह पूरे स्कूल में सबसे उत्कृष्ट छात्र हैं। यह ज्ञात है कि किएन डुक हाई स्कूल 2 प्रकार के छात्रों में विभाजित है। पहला प्रकार, वे सभी नियमित छात्र हैं। दूसरा प्रकार, कक्षा 10 से कक्षा 12 तक प्रत्येक वर्ष केवल एक एलीट क्लास होता है। उन्हें सबसे अच्छे शिक्षकों का विशेषाधिकार प्राप्त है और यहाँ तक कि उनके पास पढ़ने के लिए अपनी खुद की इमारत भी है। यहाँ तक कि स्कूल के बाद सप्ताहांत पर भी वे गतिविधियों का आयोजन करते हैं। मैंने सुना है कि केवल 3 कक्षाएं एक साथ गतिविधियां करती हैं, जो हमारी सामान्य कक्षाओं से पूरी तरह से अलग है।
तो क्या एलीट क्लास में सबसे अच्छे परिणाम वाले छात्र शामिल हैं? जरूरी नहीं। उनमें से अधिकतर वे हैं जिनके परिणाम सबसे अच्छे हैं, लेकिन हर कोई जानता है हर साल एलीट क्लास में हमेशा कुछ छात्र होते हैं जिन्हें लाया जाता है। यह भी ठीक है। क्या ठीक नहीं है? हम सभी वास्तव में कुलीन परिवारों से हैं। भले ही हम बेकार हों और हर विषय में खराब ग्रेड प्राप्त करें, फिर भी हम अपनी वास्तविकता से कहीं अधिक कुलीन हैं। यह न जानते हुए कि वह इन शब्दों से चौंका या नहीं, सामने वाला तुरंत चुप हो गया। तनखा उन दो लोगों के पीछे खड़ा था और उसकी भौहें थोड़ी सिकुड़ी हुई थी। उसने अपना सिर नीचे किया और अपने हाथ में पकड़े बैग को देखा। अंदर वह पतली काली जैकेट थी जो हो जून ने उसे एक दिन पहले दी थी। तनखा ने शुरू में स्कूल खुलने तक इंतजार करने की योजना बनाई थी, फिर किसी से उसे देने के लिए कहा और फिर खुद ही चली गई। नतीजतन जब वह स्कूल पहुंची तो उसने पाया कि 11वीं और 12वीं कक्षा के छात्र पहले ही उपनगरों में सैन्य प्रशिक्षण बेस पर जा चुके थे। इसके अलावा अगर उसे सही से याद है तो हो जून इस साल एलीट में 12वीं कक्षा की छात्रा थी। लेकिन वह ऐसा लगता है कि एलीट क्लास की सूची पूरी तरह से हाई स्कूल प्रवेश परीक्षा के परिणामों के आधार पर बनाई गई है न? यह सही है। इस साल हमारी एलीट क्लास की सबसे बेहतरीन छात्रा का नाम तनखा है। उसका नाम सुनते ही मुझे पता चल गया कि वह एक लड़की है। ओह, मैं वाकई देखना चाहती हूँ कि वह कौन है। तनखा मुड़ा और नई कक्षा की ओर चला गया। जैसा कि उन्होंने कहा, कियांदे मिडिल स्कूल की 3 एलीट कक्षाओं में स्कूल के दक्षिण पूर्व कोने में एक 4 मंजिला इमारत थी। प्रत्येक मंजिल पर एक कक्षा है। एलीट कक्षा 10 दूसरी मंजिल पर है। तनखा ने अभी सर्पिल सीढ़ी से दूसरी मंजिल पर कदम रखा ही था कि उसे कक्षा के दरवाजे के ठीक सामने एक छोटा गलियारा दिखाई दिया। कक्षा छात्रों से भरी हुई थी। पहली नज़र में यह बहुत ही अनौपचारिक लग रही थी। किएन डुक हाई स्कूल की एलीट कक्षा में प्रवेश पाने पर छात्रों की आंखों में उत्साह और गर्व झलक रहा था। तनखा चुपचाप अंदर चला गया। वह अभी बैठने के लिए जगह ढूंढ ही रही थी कि उसने देखा कि कोई व्यक्ति सीधे मंच की ओर चला आ रहा है। मैं टोंग क्यू शेंग हूँ, आपका होमरूम शिक्षक। जो बोल रहा था वह एक मध्यम आयु का व्यक्ति था जो थोड़ा छोटा और पतला था। उसने चपटी फ्रेम वाला चश्मा पहना हुआ था। उसके चेहरे पर एक सांसारिक विशेषज्ञ के उदासीन भाव प्रकट हो रहे थे। बाहरी दुनिया का मास्टर एक बहुत मजबूत, असाधारण व्यक्ति का वर्णन करता है, जिसे अक्सर दूसरों द्वारा प्रशंसा और भय दिया जाता है। एक ऐसा व्यक्ति जो इस दुनिया से संबंधित नहीं है। उसने नीचे देखा, जिससे तनखा को लगा कि शिक्षक टोंग की नज़र में वह और यहाँ के लोग नए छात्र नहीं, बल्कि चहकती हुई लड़कियों के झुंड की तरह थे। सैन्य प्रशिक्षण बेस के लिए कार नीचे इंतजार कर रही है। सभी लोग तैयार हो जाएं और कार में बैठ जाएं। जो नए छात्र अभी भी उत्साहित थे, वे तुरंत दंग रह गए। कक्षा में कुछ सेकंड के लिए सन्नाटा छा गया। जब उन्होंने सोंग क्यू शेंग को कक्षा से बाहर जाते देखा, तो कुछ छात्रों ने आखिरकार अपना संयम वापस पा लिया। गुरुजी, गुरुजी, क्या आप कुछ और नहीं कहेंगे? टोंग क्वी थांग रुक गया और देखने लगा। तुमने क्या कहा? ओह हाँ, एलीट क्लास में आपका स्वागत है। टोंग क्वी शेंग के मुंह का कोना फड़क उठा। किनके को यकीन नहीं था कि इसे मुस्कुराहट माना जा सकता है या नहीं, लेकिन इस समय उसने देखा कि छोटे और पतले आदमी ने पूरी कक्षा पर नजर रखने के लिए एक अभिमानी नजर का इस्तेमाल किया। सैन्य प्रशिक्षण अभी तक शुरू नहीं हुआ है। अगर आप अकेले सैन्य प्रशिक्षण भी नहीं झेल सकते, तो आप लोगों पर मेरा स्वागत क्यों बर्बाद करें? पूरी कक्षा
एक वाक्य ने घृणित सोंग क्यू शेंग को बिना पीछे मुड़े कक्षा से बाहर खींच लिया। नीचे आओ, इकट्ठा हो जाओ। सोंग क्यू शेंग के जाने के बाद कमरा शोरगुल से भर गया। स्कूल के गेट में प्रवेश करने के बाद किनके के होठों पर पहली मुस्कान दिखाई दी। उसे अचानक महसूस हुआ कि अगले 3 साल उसकी सोच से कहीं अधिक दिलचस्प होंगे। तीनों अच्छे छात्रों की प्रतिस्पर्धी भावना सचमुच डरावनी थी। 2 मिनट से भी कम समय में कुलीन 10वीं कक्षा के किसी भी कैडर की अनुपस्थिति में नीचे के लोगों ने एक दल बना लिया। हर कोई आत्मसचेत था, ऊंचाई के अनुसार पंक्ति में खड़ा था। किन के सबसे कम ऊंचाई पर खड़ा होने के कारण बेहद दुर्भाग्यशाली था और वह पंक्ति में सबसे पहले खड़ा था। फालानक्स, फालानक्स, जिसे अक्सर वियतनामी में फोंग ट्रान के रूप में अनुवादित किया जाता है, एक आयताकार सामूहिक सैन्य गठन है जो आमतौर पर पूरी तरह से भारी पैदल सेना से बना होता है जो भाले, हालबर्ड या इसी तरह के हथियारों से लैस होता है। यह शब्द विशेष रूप से प्राचीन ग्रीक युद्ध संरचनाओं के लिए प्रयोग किया जाता है। विकिपीडिया के अनुसार पुरुष और महिलाएं 2 पंक्तियों में विभाजित हैं, इसलिए दुर्भाग्य से तान खा की तरह उसके बगल में एक महिला छात्रा खड़ी थी। शायद दुर्भाग्य की साझा भावना से महिला छात्रा ने जल्दी से उससे बात करने की पहल की। मेरा नाम को ताम तिन्ह है और आप? थोड़ा हिचकिचाने के बाद तान खा ने फिर भी उत्तर दिया, मैं तान खा हूँ। महिला छात्रा की छोटी आंखें अचानक चौड़ी हो गईं। आप तान खा हैं? कक्षा में नंबर 1 भगवान तन खा टोंग क्यथैंग दौड़कर कक्षा के सामने आ गया। अनिच्छा से एक अभिजात वर्ग की उपस्थिति है। छात्रों को पंक्ति में खड़ा देखकर टोंग क्वी शेंग ने अपना हाथ हिलाया। एक एक करके बस में चढ़ो। लड़कियां आगे के आधे हिस्से में, लड़के पीछे के आधे हिस्से में। शिक्षक सोंग, क्या आप हमें बस में बिठा सकते हैं? बस के पीछे से अचानक एक पुरुष की आवाज आई जिसने सोंग क्यू शेंग को बीच में रोक दिया। तन खा अचानक सख्त हो गया। चूंकि उसने अपने पिछले जीवन में 3 वर्ष कला हाई स्कूल में बिताए थे, इसलिए वह ध्वनि के प्रति अत्यंत संवेदनशील है। इसलिए उसे पूरा यकीन था कि बस के पीछे से आ रही आवाज उस रात हेल बार में हुओ जून के बगल में बैठे किसी पुरुष छात्र की थी। सहज ही तान खा ने अपनी आंखें उठाकर अपनी ओर आते लोगों की ओर देखा। निश्चित रूप से नेता हुओ जून है। वॉटपैड पर कहानी वर्डप्रेस के 2-3 अध्याय बाद पोस्ट की गई है। वर्डप्रेस लिंक, हर कोई गाजर गार्डन के वॉटपैड पेज पर जा सकता है। परिचय में गार्डन का वर्डप्रेस लिंक है। अध्याय 5, नए छात्रों का प्रदर्शन। 1. संपादन। फोन पहली बार जब उसने हुओ जून को देखा तो किन के लगभग सहज रूप से भाग जाना चाहती थी। दुर्भाग्यवश बहुत देर हो चुकी थी। हुओ जुन एक अन्य पुरुष छात्र के बगल में खड़ा होकर कुछ कह रहा था, लेकिन अचानक उसने अपना सिर उठाया और सामने की लाइन की ओर देखा। पंक्ति में सबसे आगे खड़े तनखा का शरीर थोड़ा अकड़ गया। पहले उसने नीचे की ओर देखा, लेकिन मैं अब भी महसूस करता हूँ कि वह नजर अत्यंत शक्तिशाली है। जिस व्यक्ति ने अभी बात की थी उसका नाम क्यू कैन था। इस समय वह मुस्कुरा रहा था और टोंग क्या थांग की ओर चल रहा था। शिक्षक टोंग, हम कभी शिक्षक और छात्र थे। हमें अपनी कक्षा के साथ कुछ दूरी तक चलने दें। क्या यह अनुरोध बहुत ज्यादा नहीं है? टोंग क्यू शेंग ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। आपकी क्लास बस कहाँ है? गया। हमें वास्तव में दोष नहीं दिया जा सकता। हम केवल 1 या 2 घंटे देर से आए थे, लेकिन उन्होंने सोचा कि हम नहीं जा रहे हैं और चले गए। क्यू कैन के चेहरे पर अभी भी बहुत दुहक था। टोंग क्यू शेंग इस स्कूल में कई प्रसिद्ध युवा मास्टर्स को जानता था, इसलिए वह उनसे बात करने में बहुत आलसी था। उसने अपना हाथ हिलाया।
ऊपर जाना, क्यू कैन ने जवाब दिया। पीछे मुड़े और बाईं ओर खड़ी महिला छात्राओं को झुककर प्रणाम किया। महिला पहले। पीछे खड़े दो लोग रुक गए। क्यू डू खुद को हंसने से नहीं रोक पाई और उसने क्यू कैन की गांड पर लात मारने के लिए अपना पैर उठाया। तुआन का यहाँ है, दिखावा करना बंद करो। भले ही तुम दिखावा करो, जूनियर तुम्हारी तरफ नहीं देखेंगे। क्यू कैन। यह सत्य है। जिस क्षण हुओ जून प्रकट हुई, कुलीन 10वीं कक्षा की छात्रा की आवाज सबसे निचले स्तर पर दबा दी गई। यहाँ तक कि को ताम तिन्हा, जो तानखा के पास बैठी झगड़ रही थी, ने भी अपना मुंह बंद कर लिया। तीनों का नेतृत्व कर रहे युवक के ठंडे किंतु जिद्दी चेहरे को देखकर लड़कियों की आंखें या तो चमक रही थी या फिर काली। लेकिन उस व्यक्ति के प्रकट होने के कुछ देर बाद ही उसकी आंखें केवल एक ही दिशा में घूर रही थी। तनखा ने अपना सिर झुकाने की कोशिश की। गु शिनकिंग ने झिझकते हुए कहा, किनके? वह हुओ जुन हमारी तरफ देख रहा है ना? तनखा, नहीं, तुमने गलत देखा। को ताम तिन्हा, आह! इतना धीरे मत चलो, दाईं ओर के लड़के बस में चढ़ जाते हैं। आगे पीछे वाला है, टोंग क्या थांग बोले। नए छात्रों ने अपना उत्साह पुनः प्राप्त किया और एक एक करके बस में चढ़ गए। जैसे जैसे समय बीतता गया, किनके का उल्टा दिल धीरे धीरे शांत हो गया। यह अफवाह कि हुओ जून उसे पसंद करता है, केवल कुछ लोगों द्वारा फैलाई गई है, पूरी तरह से अविश्वसनीय है। इसके अलावा उस व्यक्ति का उससे कभी कोई संपर्क नहीं था। शायद गर्मियों की छुट्टियों के बाद हुओ जून को अब याद नहीं रहेगा कि वह कौन थी। इस तरह खुद को सांत्वना देते हुए तनखा का मूड काफी हद तक स्थिर हो गया। वह कक्षा में आखिरी छात्र के पीछे चली गई और अपने समूह को कार के दरवाजे तक ले गई। लड़कों के बस में चढ़ने के बाद जब तनखा बस के दरवाजे से 2 मीटर दूर था, तभी दरवाजे के पास खड़ा लड़का अचानक हिल गया। वह आगे बढ़ा और कार का आधा दरवाजा बंद कर दिया। पतले होठ थोड़े ऊपर की ओर मुड़े हुए। अच्छी लड़की। तनखा की याद में यह वही परिचित मुस्कुराहट और लहजा था जो दूसरों को असहज कर देता था। उस दिन बार में, तुम सही थे, तुमने मेरी जान बचाई। तनखा ने अपने होंठ भींचे। विनम्र होने की कोई जरूरत नहीं है। पीछे से आती उत्सुक निगाहों को महसूस करते हुए तनखा ने एक और कदम बढ़ाया और हुओ तुआन के चारों ओर घूमकर कार में बैठने का इरादा किया। लेकिन जब वह लगभग उसके कंधे के पास पहुंच गया, तो वह व्यक्ति अचानक पलटा और उसकी ओर मुंह करके खड़ा हो गया। जरूर करूंगा। एक झटके में दूरी बहुत कम हो गई। मैं तुम्हें अच्छा बदला चुकाऊंगा। हंसी बंद हो गई। वह व्यक्ति पलटा और तनखा से पहले कार में बैठ गया। इसके अलावा क्यू डू ने अजीब नजरों से तनखा को देखा। वह भी उसके पीछे पीछे चला गया। कुछ सेकंड तक वहीं अचंभित खड़े रहने के बाद तनखा कार में बैठ गए। उसने अपने हृदय की गहराई से एक हल्की आह भरी। अगर वह हुओ जून को बचाने से पहले की उस रात में वापस जाती, तो वह शायद 5 मिनट के लिए हिचकिचाती। 2 घंटे तक बस में बैठने के बाद 10वीं कक्षा के नए विद्यार्थी अंततः उपनगरों में स्थित सैन्य प्रशिक्षण बेस पर पहुंचे। यह जगह कियानचिंग के उपनगरीय इलाके में एक सैन्य प्रशिक्षण बेस हुआ करती थी। इसे अब कई सालों से छोड़ दिया गया है और हर साल इसे कियानचिंग के नजदीकी स्कूलों को सैन्य प्रशिक्षण के लिए उधार दिया जाता है। सैन्य प्रशिक्षण बेस शहर से बहुत अलग है। यह चारों ओर से प्रकृति से घिरा हुआ है तथा इसके चारों ओर कस्बे हैं। इस स्थान से बाहर निकलने के लिए बेस गेट पर केवल एक ही मुख्य सड़क थी और कियांदे हाई स्कूल में सैन्य प्रशिक्षण के महीने के दौरान सभी छात्रों को सैन्य नियमों के अनुसार रहना पड़ता था और सख्त प्रतिबंधों में से एक बिना अनुमति के बेस छोड़ना था। 11वीं
और 12वीं कक्षा के छात्र पहले ही 1 महीने की सैन्य ट्रेनिंग से गुजर चुके थे और नए छात्रों से पहले पहुंच गए थे। वे सड़कों से परिचित थे और खुद ही गाड़ी चलाकर कक्षा में पहुंचते थे। कार तेज है क्योंकि वह सड़क से परिचित है। इसका मतलब है कि वह किसी चीज से बहुत परिचित है, उसमें दक्ष है या उसे अक्सर करने की आदी है, आसान चीजें करने की आदी है, बहुत अनुभव है। इसलिए जब 10वीं कक्षा के विद्यार्थी पहुंचे तो इतना बड़ा प्रशिक्षण मैदान खाली था। बस के आते ही ट्रेनिंग ग्राउंड में धूल उड़ने लगी। नए छात्रों का एक समूह बस से उतरा और उनके चेहरे पर ऐसे भाव थे जैसे उन्होंने करेला खा लिया हो। प्रांगण में सैन्य प्रशिक्षक मेगाफोन के साथ बेतरतीब ढंग से बनाए गए मंच पर खड़ा था और बुद्धिहीन नए छात्रों के समूह पर कर्कश स्वर में दहाड़ रहा था। कक्षाएं गिनती करें, संख्या के क्रम में कक्षा में प्रवेश करें। अभिजात वर्ग के सभी छात्र बहुत उत्साहित थे तथा बस के पास लाइन में खड़े होने के लिए वे सबसे तेज गति का प्रयोग कर रहे थे। जब वे सब एकत्र हुए तो 3 लोग धीरे धीरे बस से उतर गए। बस के बगल में खड़े एलीट 10वीं कक्षा के प्रभारी युवा कोच ने भौहें सिकोड़ी। तुम तीनों इतने धीमे क्यों हो? चहचहाहट बंद हो गई। तीनों लोगों के चेहरे साफ साफ देखकर सख्त रवैया अपना रहे कोच के चेहरे पर तुरंत ही उदासी छा गई। निकटतम किनके को संदेह नहीं था, एक पल में इस प्रशिक्षित चेहरे पर भावना का एक निशान चमक गया, कुछ अवर्णनीय पीड़ा जैसा। कोच ने कमर पर हाथ रखा और कुछ कदम चलते हुए अपनी आवाज धीमी करते हुए पूछा, तुम लोग 10वीं क्लास की बस से क्यों उतरे? ओह, कोच हच। क्यू कैन ने पीछे मुड़कर खुश होकर कहा, इस साल आप एलीट क्लास से नए छात्रों को ला रहे हैं। क्या संयोग है, हम तीनों को रोक लिया गया है। कोच का चेहरा काला पड़ गया। क्यू डू भी हंसे, भाई कोच हैक को अब और मत डराओ। क्यू कैन, हाँ, कोच हैक के साथ मजाक कर रहा था, घबराओ मत। कक्षा 12 एलीट इस वर्ष का अस्थायी छात्रावास अभी भी क्षेत्र C001 और 002 है। कोच हच ने अनिच्छा से सहमति व्यक्त की। उसने पीछे खड़े व्यक्ति की ओर कुछ संकोच के साथ देखा, अपनी टोपी नीचे खींचकर हुओ जुन के चेहरे के आधे हिस्से को ढक दिया, फिर अपना सिर दूसरी ओर घुमा लिया। कक्षा 11 और 12 के बच्चे बहुत पहले ही सफाई करने के लिए छात्रावास में लौट आए हैं। आप लोग भी जल्दी से अपनी टीम में लौट जाइए। क्यू कैन और क्यू डू ने एक दूसरे की ओर देखा, मुस्कुराए और चले गए। परिणामस्वरूप जब वे मुड़े तो दोनों ने पाया कि हुओ जून उनके पीछे दूसरी दिशा में चला गया था। तान खा ने बड़ी आंखों से देखा जब हुओ तुआन उसके सामने चला गया, जिससे कोच और पूरी कक्षा स्तब्ध होकर चुप हो गई। हुओ जुन रुक गया। पुरुष छात्र उससे लगभग 20 सेंटीमीटर लंबा था। उसके सामने खड़ा होकर वह पूरी तरह से नीचे देख रहा था। उसकी पलकों के नीचे उसकी सुस्त काली पुतलियां छिपी हुई थी। उस नजर से तन खा असहज हो गया। लगभग 2 या 3 सेकंड तक उसे ऐसे ही घूरते हुए हुओ जुन ने अपनी आंखें उठाईं और धीरे से हंसा। आपसे आज रात को मिलते हैं। वह मुड़ा और चला गया। तन खा, पागल आदमी। 2 मिनट बाद तान खा को समझ में आया कि हुओ तुआन के उस वाक्य का क्या मतलब था। नए छात्रों का शो सैन्य प्रशिक्षण माह की एक परंपरा है और यह हमेशा महीने के पहले दिन की शाम को आयोजित किया जाता है। सोंग क्यू शेंग का चेहरा गंभीर था। हर साल यह छात्र परिषद द्वारा आयोजित किया जाता है। नए 10वीं कक्षा के छात्र शो प्रदर्शन के प्रभारी होते हैं। तैयारी का समय एक दोपहर और एक शाम होता है। पीछे से टोंग क्वी शेंग ने एक रूप निकाला। पसंदीदा विशेष रुचि अनुभाग में नामांकन से पहले आपके द्वारा भरी गई व्यक्तिगत जानकारी के आधार पर विद्यार्थी परिषद ने प्रत्येक कक्षा से कुछ छात्रों का चयन किया है। मैं नाम पढ़ते समय लाइन से बाहर आ जाऊंगा।
तनखा ने अपनी आंखें नीची कर ली। उन्हें बहुत अच्छी तरह याद है कि उनकी व्यक्तिगत जानकारी में केवल 2 शब्द थे, किताबें पढ़ना। उन्हें इस बात की भी चिंता नहीं थी कि विद्यार्थी परिषद उन्हें मंच पर जाकर अचानक भाषण देने की अनुमति दे देगी। जब तक वे पागल न हों। सोंग क्यू शेंग, गुशिन किंग, किनके, किनके अभिजात वर्ग में बहुत कम छात्र थे जो कला में विशेष प्रतिभा रखते थे, और अंत में केवल 4 लोग ही इकट्ठे हुए। तनखा ने झिझकते हुए आगे बढ़कर पूछा, शिक्षक टोंग, मैंने जो विशेष रुचि भरी है वह पढ़ने में है, क्या विद्यार्थी परिषद की ओर से कोई गलती है? टोंग क्यू शेंग ने भौहें सिकोड़ी और दूसरी ओर देखा। किनके का चेहरा साफ साफ देखने के बाद उसके हाव भाव तुरंत शांत हो गए। आप तनखा हैं, है ना? हाँ। आपकी स्थिति बहुत खास है। छात्र संघ की कला समिति की उपाध्यक्ष, 11वीं कक्षा की किनयान, क्या वह आपकी बड़ी बहन है? उन्होंने कहा कि आपकी नृत्य में पृष्ठभूमि है और उन्होंने व्यक्तिगत रूप से आपकी सिफारिश की है। तनखा ने उदासीनता से अपनी आंखें नीची कर ली। इस समयावधि के दौरान उसके पिछले जीवन में कला हाई स्कूल में जाने की उसकी इच्छा बदलने से पहले उसके नृत्य को कोई बुनियादी प्रशिक्षण नहीं मिला था और वह पूरी तरह से गड़बड़ में थी। लेकिन तान येन यह बात बहुत अच्छी तरह से जानता है। तान येन उसका चेहरा खराब करना चाहता था, पूरे स्कूल के सामने और हो जुन के सामने। वॉटपैड पर कहानियां वर्डप्रेस के 2-3 अध्याय बाद पोस्ट की जाती हैं। वर्डप्रेस लिंक। कोई भी व्यक्ति कैरेट गार्डन के वॉटपैड पेज पर जा सकता है। परिचय में गार्डन के वर्डप्रेस का लिंक है।